Hello dear students, our today's topic is consideration. फर्स्ट टॉपिक लास्ट 4 वीडियोस के अंदर अपन ने खत्म किया इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके अंदर अपन ने मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रूल्स रिगार्डिंग ऑफर, रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, ये सारा कुछ अपन ने पढ़ा। उसके अंदर अपन ने ये टॉपिक भी डिस्कस किया था कंसीडरेशन। सेक्शन 2D के अंदर, सेक्शन 2D कंसीडरेशन का है, तो हमें जो बताता था कि विदाउट कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। कंसीडरेशन होना चाहिए और वो भी क्या हो, लॉफुल कंसीडरेशन, हमने पढ़ा था। क्या मीनिंग है? लैटिन वर्डिंग में इसके लिए यूज होता है क्विड प्रो क्यो, यानी समथिंग इन रिटर्न। गिव एंड टेक का, गिव एंड टेक ही तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का बेस है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेस्ड है गिव एंड टेक, कुछ दो और कुछ लो, समथिंग इन रिटर्न, दैट इज क्विड प्रो क्यू। लैटिन वर्डिंग में ये कंसीडरेशन को क्विड प्रो क्यू लिखता है, जिसका मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न। जैसे हमने बात की थी कि कंसीडरेशन फॉर वन पार्टी, फॉर वन पार्टी ये क्या होता है, डेटर्मिनेंट। डेटर्मिनेंट को हो, लॉस को हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हो या ऑब्लिगेशन। एंड फॉर अदर पार्टी, दूसरे के लिए ये क्या होता है, एक बेनिफिट। बेनिफिट को हो, राइट को हो, गेन को हो। तो एक के लिए फायदा तो दूसरे के लिए क्या है, डेटर्मिनेंट। मान लो ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कार, कार का ऑफर कर रहा है फॉर ₹1 लाख, 1 लाख। ये कहता ओके मैं तुझे 1 लाख दूंगा, चलो ये लो। ये कह रहा है मैं तुझे कार ट्रांसफर करूंगा, बी कहता ओके आई विल पे यू ₹1 लाख। तो ए के लिए बात करो, फॉर ए के लिए बेनिफिट क्या है, ए को पैसा आ रहा है 1 लाख, 1 लाख आ रहा है, जिसका डेटर्मिनेंट, जिसका लॉस क्या है, इसका डेट्रीमिनेंट लॉस, कार जा रही है। और इन द हैंड्स ऑफ बी, बी के लिए डेट्रीमिनेंट क्या है, बी के लिए डेट्रीमिनेंट है, लॉस है 1 लाख रुपया जो उसकी पॉकेट से जा रहा है। और इसके लिए बेनिफिट क्या है, इसके लिए कार इसे आ रही है। तो कार अगर इसके लिए डेटर्मिनेंट है, लॉस है, इसका राइट छिन गया, तो इसके लिए कार क्या है, बेनिफिट है, राइट है, कार को यूज करने का राइट, एक गेन है, फायदा है। और अगर मैं कहूं उसके लिए कार क्या है, एक लॉस डेटर्मिनेंट, कार जा रही है उसके हाथ से, इसके लिए बेनिफिट, लॉस क्या है, बी के लिए तो लॉस क्या है, 1 लाख रुपया, 1 लाख कार बेनिफिट। इसके लिए कार क्या है, डेटर्मिनेंट यानी कि लॉस, बेनिफिट क्या है 1 लाख रुपया। तो इसके लिए लाख रुपए क्या है, लॉस, इसके हाथ से जा रहा है, इसके लिए लाख रुपए क्या है, उसी कार का के अगेंस्ट बेनिफिट। तो एक ही चीज दोनों के लिए बेनिफिट नहीं, दोनों के लिए डेटर्मिनेंट नहीं, एक के लिए बेनिफिट और एक के लिए क्या है, वो डेटर्मिनेंट। कुछ जा रहा है तो दैट इज डेटर्मिनेंट, लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो आ रहा है वो बेनिफिट है, गेन है, राइट है। तो यही कंसीडरेशन है, क्विड प्रो क्यू। और आप पढ़ते हैं नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट जनरली कोई मैंने आपको कहा ओके राम आई विल प्रोवाइड यू कार ऑन नेक्स्ट संडे, मैं तुम्हें नेक्स्ट संडे कार दूंगा। राम कहता ओके आई विल टेक इट, मैं ले लूंगा कार। पर ये तो खाली प्रॉमिस है ना, प्रॉमिस, ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस टू बी था, प्रॉमिस हो गया, ऑफरर ने ऑफर किया और ऑफरी ने क्या किया, ओके कहा एक्सेप्ट।
promise, but without consideration it can't be treated as agreement. तो 2D के अंदर consideration होना चाहिए लीगल, then also it will be considered as agreement. तो agreement में कुछ legal enforceability की बातें होंगी, free consent, पार्टी दोनों capable हो, legal purpose हो, possibility की बात हो, तो वो क्या बन जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. तो 2H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट था, 2G के अंदर अग्रीमेंट. तो 2D कंसीडरेशन फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, अब इस पे पूरा एक चैप्टर है कंसीडरेशन पे. जनरली नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. मैंने राम को कहा कि आई विल गिव यू कार और नेक्स्ट संडे राम कहता हो कि आई विल टेक इट, तो देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड राम. तो दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कंसीडरेशन. क्योंकि मुझे क्या मिलेगा, कार जा रही है, तो इट विल नॉट बी कंसीडर एज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो बदले में कुछ आए. और हाँ, एक्सेप्शंस आर देयर. एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 25 इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे कि विदाउट कंसीडरेशन भी सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड. हम पढ़ेंगे कुछ एक्सेप्शन है कि बिना कंसीडरेशन भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड हो जाएंगे. जनरली बिना कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं. कौन से वैलिड हो जाएंगे, हम पढ़ेंगे लव एंड अफेक्शन. लव एंड अफेक्शन में रिटर्न ऑन रजिस्टर्ड पेपर, यानी स्टैम्प पेपर पे रिटर्न हो, तो बिना कंसीडरेशन लव एंड अफेक्शन में किए गए वादे वैलिड हैं. फादर ने बच्चे को कह दिया ऑन पासिंग सीए फाउंडेशन एग्जाम आई विल प्रोवाइड यू बाइक इन फील्ड. मैं तुझे इन फील्ड बाइक दूंगा ऑन पासिंग सीए फाउंडेशन एग्जाम. तो आप कहोगे सर इट इज सोशल अग्रीमेंट. बल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस याद आ रहा होगा फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हस्बैंड ने वाइफ को कहा था कि $30 या $30 हर मंथ दूंगा. इंग्लैंड जा रहा था वो, लेकिन बाद में ना कर दे तो कोर्ट ने कहा इट्स अ सोशल अग्रीमेंट. मैरिज पे इनवाइट करना, पॉकेट मनी देना वाइफ को. तो उसी तरह से बच्चे को वादा किया कि एग्जाम पास करने पे बाइक लेके दूंगा, तो वो भी सोशल हो गया ना. इट हैज नो मीनिंग. ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक्सेप्शन नहीं, ये वैलिड है. अगर पापा किस पे लिख के देने बच्चे को, रजिस्टर्ड पेपर पे. रजिस्टर्ड पेपर समझ तो एफिडेविट लिखते हो, टिकट लगा पेपर, स्टैम्प पेपर, तो लीगल पेपर पे लिख दें. तो पापा को कहो आपने ये लो पढ़ा है, पापा को कहना क्या हो पापा चलते हैं नोटरी साहब के पास, वो एक पेपर पे लिख दो आप क्या आप मुझे बाइक लेके देंगे. पापा कहता बेटा अब तुझे अपने पापा पे भी फेथ नहीं है कि ले दूंगा कि नहीं ले दूंगा. कहता पापा अगर ले ही दोगे तो लिख दो ना, तसल्ली हो जाएगी. अगर पापा नहीं लिख के देते तो भी फंसते हैं. वो बच्चा सोचेगा कि इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं, पढ़ेगा ही नहीं, पास करेगा ही नहीं. और लिख के देते हैं तो भी गलत है कि भाई बच्चे को लिखवाने की नौबत आ गई फादर से. पर क्या करें, लो तो ही वैलिड मानेगा. पापा ने डिसाइड किया करियर का सवाल है बच्चे का, चलो तसल्ली हो जाएगी, लिख देते हैं पेपर में. अब अगर पेपर लीगल पेपर पे लिख दिया, नोटरी साहब के पास जाकर रजिस्टर्ड करवा लिया कि ऐसा वादा है, बच्चे ने एग्जाम पास किया और पापा इनकार करें लेके देने से बाइक, तो बच्चा कैन स्यू, वो बेटा जो है ना, सन कैन स्यू द फादर, वो फॉर नॉट प्रोवाइडिंग बाइक ऑन क्रैकिंग द सीए फाउंडेशन एग्जाम. तो फादर और बच्चे के बीच में लव एंड अफेक्शन से, चाहे पापा को कोई कंसीडरेशन नहीं आ रहा तो भी वैलिड, पर ये रजिस्टर्ड पेपर पे होना चाहिए. तो आप वो कह सकते हो इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इनवॉलंटरी. आपने देखा दैट इज पास, इस चैप्टर में इसका नाम ना पास कंसीडरेशन या कुछ कोजी कॉन्ट्रैक्ट्स का नाम देगा, या समझो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ माइनर्स नेसेसरीज. वो कॉन्ट्रैक्ट जो बच्चे को पाला, अनाथ बच्चा था, किसी को मिल गया, उसने पाला पढ़ाया इस इरादे के साथ, वो कोई ऑर्फनेज वाले नहीं पाल रहे, अनाथ आश्रम वाले नहीं, वैसे ही किसी बंदे को मिल गया, इस उम्मीद के साथ वो बच्चे को पालता है कि कहीं इसके पेरेंट्स मिलेंगे तो पैसा दे देंगे. तो ये सेक्शन 68 वहां चलेंगे बहुत लास्ट में
तो कौन सी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां मिलेगा डिटेल में। तो बच्चे को पाला, उसकी बेसिक नेसेसरी का खर्चा जो है आप ले सकते हो, बेसिक नीड का पैसा आप रिकवर कर सकते हो, चाहे कंसीडरेशन की कोई बात नहीं, आप इनाम नहीं मांग सकते, बस ये है कोई अग्रीमेंट भी नहीं है बाय लो प्लान करके के पाल लो पैसे मिलेंगे। ये तो आप एक तरह से क्या है, इस इरादे से पाल रहे हो कि ठीक है भगवान ने चाहा तो इसके पेरेंट्स मिल जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी में से, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से मुझे दे देंगे, तो वो पैसा बाय लो आप ले सकते हो, चाहे कंसीडरेशन की कोई बात नहीं है। टाइम बार्ड रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ऑन रजिस्टर्ड पेपर टू पे टाइम बार्ड डेट। ये चैप्टर बता देगा टाइम बार्ड डेट। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, सेकंड क्लास में, कि भाई जो लोन की ड्यू डेट निकले 3 साल से ज्यादा हो जाए, जब पेमेंट की ड्यू डेट थी सपोज 1 जून 2017 ड्यू डेट, पेमेंट की डेट, बहाने बनाते बोरोर ने, बहाने बनाते बनाते आजकल करते 1 जून 20 आ गई, 3 साल ऑलरेडी पास्ट अगर हो गए, मान लो जून 20 को नहीं देता वो, तो ये लोन क्या हो जाता है, ये लोन टाइम बार्ड हो जाता है, कोर्ट भी नहीं दिलवा सकता। तो इसको देने का अगर वो बोरर वादा कर दे, इवन टाइम बार्ड हो गया, मान लो 10 जून को फिर भी वो कहता है ओके आई विल पे इट बाय द एंड ऑफ दिसंबर 20, तो ये वादा रिटर्न पेपर पे कर दे तो ये लोन अलाइव हो जाएगा। आप अगर दिसंबर 20 में ना दे तो केस कर पाएंगे, पर ये पेपर कौन से पे लिख के दे, रजिस्टर्ड पेपर पे, ये वैलिड है। देखा जाए तो दिसंबर 20 में बोरर फिर ना कर दे तो क्या लेंडर केस कर सकता है? कर सकता है। बोरर कहता है जज साहब ये लोन टाइम बार्ड हो गया था, ये लीगली भी केस करके नहीं ले सकता था, मैंने वादा कर दिया इमोशनल होके, जज साहब मुझे दोबारा वादा करने के बदले में कौन सा कंसीडरेशन मिला, वो लोन तो टाइम बार्ड हो गया था, मैं ना भी देता तो भी लीगल एक्शन नहीं था, तो ये दिसंबर 20 के वादे के लिए मुझे क्या मिला, अगेन कुछ नहीं मिला। तब भी लोग कहता है रजिस्टर्ड पेपर पे वादा कर दिया तो ये वैलिड है, इसको क्या है मीट आउट करना पड़ेगा। ओके, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी, मान लो मैंने अपना एक एजेंट रखा फ्री में, मेरे पास एक आदमी आया, मेरा होलसेलर हूं मैं मेडिसिन का, मेडिसिन होलसेलर के पास एक बंदा आया, कहता है जी काम सिखा दो मुझे, अपना एजेंट बना लो, मैं काम सीखना चाहता हूं परचेज सेल सप्लाई वगैरह का। मैंने कहा तुझे भैया 4 महीने फ्री में रखूंगा, तुझे आई विल नॉट पे एनीथिंग, मैं तुझे काम सिखा दूंगा पर कुछ पे नहीं करूंगा, फ्री में काम करना है, 3 महीने तो सीख ले, तू सीख जाएगा, हमें फ्री में बंदा मिल जाएगा। कहता ठीक है। उसने मेरे अंडर एज एजेंट ज्वाइन कर लिया राम ने। तो जो राम है क्या वो मेरा एजेंट वैलिड है? क्या राम ने मेरे बिहाफ से किसी थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्या हुआ, मेडिसिन बुक कराया राम 5 लाख रुपए की ऑन बिहाफ ऑफ माइंड, मेरी तरफ से, दवाइयां होगी महंगी, 5 वाली 5 लाख वाली 7 लाख की होगी। अब सामने वाला जो पर्सन है सेलर, वो ही वांट टू रिफ्यूज द कॉन्ट्रैक्ट, टू एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो इनकार करना चाहता है, मेडिसिन 5 में देना नहीं चाहता। जब मैंने उसे धमकी दी कि आई विल सू यू, मैं केस करूंगा, तो सामने वाला सप्लायर मुझे याद दिलाता है कि सर ये एजेंट आपने फ्री में रखा हुआ है विदाउट सैलरी, जब कंसीडरेशन ही नहीं तो आप प्रिंसिपल और ये एजेंट दोनों का म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं। जब आपका प्रिंसिपल एजेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं तो एजेंट ने जो हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया आपकी तरफ से वो भी वैलिड नहीं। उन्होंने ये लॉजिक दिया, इसलिए सर हम नहीं मेडिसिन दे रहे और आप केस भी नहीं कर सकते। क्या कहते हैं आप? केस कर सकते हैं। लोग कहते हैं जी एजेंट पेड बेसिस पे रखा जाए या विदाउट पेमेंट, मेरा और एजेंट का मामला है ना, ये थर्ड पर्सन को इससे कोई मतलब नहीं, एजेंसी वैलिड है, चाहे वो विदाउट कंसीडरेशन एजेंट बना है तब भी। चैरिटी के कॉन्ट्रैक्ट, चैरिटी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे कि आप एक मंदिर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी मान लो, और वहां जाके मंदिर के लोगों ने कहा भाई साहब आप भी कुछ चैरिटी दो, मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपने उनको कह दिया कि आप ऐसा करो ये नीचे वाले रूम को बना लो, जो पैसा आएगा मैं दे दूंगा, वहां की मैनेजमेंट को पुजारी को क्या है।
उन्होंने आपके कहने पे ऑन रिकॉर्ड है, सबके सामने आपने कहा ओके नीचे वाले रूम का खर्चा मैं दे दूँ। अब उन्होंने रूम बना लिया, उधार माल लेके, सीमेंट है और है जो सामान कंक्रीट के लिए जो भी चाहिए, कुछ सरिया है ले लिया, रूम बना लिया। अब आपको कह रहे हैं जी सर 80,000 का बिल आप पे कर दो, आप इनकार कर दो, आपको जी मैं नहीं देता। मंदिर वाले कहते हैं जी हम क्या करें, आपके कहने के अकॉर्डिंग हमने माल उधार लेके रूम बना लिया, यू हैव टू पे इट। तो वो कहते हैं हम केस करेंगे आप पे। आप आगे से जवाब देते हो कि आपने या भगवान ने मेरे लिए क्या किया है, मैं रूम बनाने के लिए कह गया हाँ, लेकिन मुझे तो बदले में कुछ आना चाहिए। वो पर्सन कहता है कि विदाउट कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं, इसलिए रूम आपने बनाया, मुझे क्या मिला। तो लोग कहता नहीं, अगर चैरिटी का कॉन्ट्रैक्ट में आपने पैसे देने का प्रॉमिस किया है इन केस ऑफ चैरिटी कॉन्ट्रैक्ट, और थर्ड पर सामने वाले पर्सन ने जो पार्टी अदर प्रॉमिसी, उन्होंने आपके प्रॉमिस के अकॉर्डिंग आगे एक ऑब्लिगेशन अराइज हो गया, यानी उन्होंने कमरा बना लिया, उस केस में यू आर लायबल टू पे द होल अमाउंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट रूम। आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। हाँ थोड़ा देखना, मैंने वर्डिंग क्या की, आपने प्रॉमिस किया मंदिर को, मैनेजमेंट को कि रूम बना लो, उन्होंने आपके प्रॉमिस के बाद उस रूम के लिए लायबिलिटी उनकी जनरेट होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होगी, उन्होंने खर्चा कर दिया, ऑब्लिगेशन बन गया उनका पैसा देना, तो यू हैव टू पे इट, आपको वो पूरे पैसे कोर्ट के अंदर देने पड़ेंगे मंदिर मैनेजमेंट को। लेकिन हाँ अगर मान लो आपने वादा किया, उन्होंने अभी रूम नहीं बनाया, उससे पहले आप इनकार कर दो, अभी लायबिलिटी ऑब्लिगेशन जनरेट नहीं हुआ है, अराइज नहीं हुआ है मंदिर का, आप रोक दो और उसके बाद भी वो रूम बना लें तो आप बच सकते हो, क्योंकि आपके कहने के बाद ऑब्लिगेशन उनका बना ही नहीं था, आपने पहले इनकार कर दिया, फिर भी वो धक्के से बना लें तो आप इनकार कर सकते हो। थोड़ा केस ये देखना, आपने कहा ये नीचे वाला रूम बना लो मैं दे दूंगा, उन्होंने क्या किया, मंदिर का पूरा फर्स्ट फ्लोर ही बना डाला। आपने तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रूम का था, उन्होंने तो पूरा फर्स्ट फ्लोर का रूम बना डाला, पूरा होल्ड बना दिया, 5 लाख का बिल बना के भेज दिया। आप कहते यार इतनी भी कृपा नहीं बरसी है, 5 लाख रुपए कहां से दे दूं, एक छोटा रूम बनाने को कहा था। कहा भाई साहब देने पड़ेंगे, ये तो भगवान के नाम के। क्या देने पड़ेंगे? नहीं, आपका ऑब्लिगेशन उस छोटे रूम का एक्सपेंस देने का है। हर आदमी अपने हिसाब से वादे करता है चैरिटी के, हर आदमी बराबर नहीं होता। तो आपको मैंने रूम कहा था, आपने पूरा फ्लोर बना लिया, नो, आप मैक्सिमम उतने ही देना उस रूम के अप्रोक्सीमेट जो खर्च हैं। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट है चाहे बिना कंसीडरेशन है, आपने वादा कर दिया, सामने वाले मंदिर मैनेजमेंट वालों ने, धर्मशाला वालों ने खर्चा कर दिया, ऑब्लिगेशन जनरेट हो गया है, अब आपको देने पड़ेंगे, चाहे बदले में आपको कुछ आए ना आए। एजेंसी भी वैलिड है बिना कंसीडरेशन, रिटर्न पेपर पे टाइम बार्ड को देने का वादा भी वैलिड है, किसी बच्चे को पाला बड़ा किया, खिलाया पिलाया, बेसिक एजुकेशन पे खर्चा, ये भी आप ले सकते हो, चाहे बदले में इनाम नहीं मिल रहा आपको तो भी आप पाल रहे हो। वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ बैठ के किसी के साथ, बच्चा मिल गया आप उठा लाए और उसे पाला, अब बाद में कई साल बाद पता लगा किनका बच्चा है, तो आप पैसे ले सकते हो अगर उनके पास प्रॉपर्टी है तो। नहीं है प्रॉपर्टी तो क्या करोगे? नथिंग। बच्चे को या पेरेंट्स को जेल में नहीं डलवा सकते, पैसे हैं तो मिल जाएंगे, नहीं है तो गए समझो, समाज सेवा समझो। ओके, और लव एंड अफेक्शन का बता दिया, रजिस्टर्ड पेपर पे हो तो यू कैन क्लेम योर अमाउंट। फादर और बच्चे का एग्जाम पास वाला एग्जाम्पल दिया। और गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मैंने, मेरा दोस्त किसी शॉप से लैपटॉप ले रहा है, राकेश लैपटॉप ले रहा है, पॉकेट में 50,000 थे, लैपटॉप 70,000 का पसंद आ गया। वो क्या करता है, लैपटॉप लेके ही जाना चाहता है, शॉपकीपर को कहता है लैपटॉप तो मुझे लेके जाना ही आज, बच्चे का बर्थडे मुझे आज ही चाहिए। शॉपकीपर कहता है जी 50 में कैसे, 20 की उधार मैं क्या करूंगा, 1,000-2,000 रुपये बचते हैं। वो कहते हैं जी दे दूंगा, विश्वास करो। कहते हैं जी, शॉपकीपर कहता है किसी की गारंटी दिलवा दो। क्या हुआ, शॉपकीपर ने कहा कि किसी की गारंटी दिलवाओ, राकेश लैपटॉप की शॉप पे खड़ा है, वो कहता है जी सुमित मेरा फ्रेंड है। शॉपकीपर कहता है अच्छा वो सीए सुमित, ठीक है वो जानता है, मेरी बात करवा दो। मेरी बात करवा दी गई, मैंने कह दिया हाँ ये मेरा फ्रेंड है, दे दो लैपटॉप, आई एम गारंटर, इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय राकेश
आई एग्री टू पे द होल बैलेंस अमाउंट ड्यू टू यू। मैंने गारंटी दे दी। अब क्या हुआ, ड्यू डेट पे राकेश पैसे नहीं देता 20,000, वो शॉपकीपर मुझसे डिमांड कर सकता है? यस। मैं नहीं दे रहा, मैं बहाना बना रहा हूं। मैंने कहा भाई मुझे तो गारंटी का कोई कमीशन विशन मिला ही नहीं, मेरी गारंटी में दी मैंने, मुझे क्या मिला? बिना कंसीडरेशन ये गारंटी वैलिड नहीं होनी चाहिए। नहीं, गारंटी दी क्यों, सोच समझ के दो। गारंटी बिना कंसीडरेशन हो, कोई कमीशन नहीं लिया, तब भी ये गारंटी वैलिड है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये गारंटी बैंक वाले भी तो देते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने नीरव मोदी की गारंटी नहीं दी थी। लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ते होंगे आप +1 +2 लेवल्स के अंदर भी, तो बैंक गारंटी देता है एक्सपोर्टर को इंडिया के व्यापारियों की। नीरव मोदी की दी थी पंजाब नेशनल बैंक ने 9-10 हजार करोड़ रुपए की। अब वो डिफॉल्टर हो गया तो पीएनबी को भरने पड़ गए, तो वो गारंटी बैंक कमीशन लेके देता है। बैंक का तो ये बिजनेस है, गारंटीज देता है, एलसी इशू करता है, एलजी लेटर ऑफ गारंटी कह दो या एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक तो कंसीडरेशन लेके गारंटी देता है, आपने वैसी दे दी तो गारंटी दे दी ना, तो यू आर लायबल बिना कंसीडरेशन भी। तो एक्सेप्शन ये हैं, कुछ एक डिटेल में चैप्टर के लास्ट में पढ़ूंगा। जनरली नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, पर सेक्शन 25 में कुछ एक्सेप्शन है जो बिना कंसीडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट क्या करवा सकते हैं, वैलिड। तो कंसीडरेशन का मीनिंग तो आपको पता लग गया, एक के लिए बेनिफिट या राइट, दूसरे के लिए ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, लॉस कह लो, डेटर्मिनेंट कह लो। तो एक के लिए फायदा, वही चीज दूसरे के लिए क्या है, डेटर्मिनेंट है। तो आप फर्स्ट पे नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर लें। फर्स्ट पे कंसीडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है, एनफोर्सिबिलिटी पढ़ते थे ना सेक्शन 10 फर्स्ट चैप्टर में, एसेंशियल एलिमेंट टू वैलिड द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें यही था। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बाद क्या था, पर्पस लीगल हो, लीगल कंसीडरेशन हो, फ्री कंसेंट। तो कंसीडरेशन एक जरूरी एलिमेंट था, वरना कॉन्ट्रैक्ट जनरली वैलिड नहीं होता। बेनिफिट और डेटर्मिनेंट की स्टोरी पड़ी थी। तो कंसीडरेशन में ऑब्लिगेशन वाली स्टोरी सेकंड पैराग्राफ में, ये मीसा वर्सेस कोरी के केस में डिसाइड हुआ कि ये राइट बेनिफिट है, दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी या लॉस या डेटर्मिनेंट है। तो वही लीगल वर्डिंग में कह रहा है, मीसा वर्सेस कुरी के केस में सेकंड पैराग्राफ में सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बेनिफिट कुछ भी कह लो। जैसे मैं ए और बी का एग्जांपल ले रहा था, एक के लिए क्या है, ये राइट है, बेनिफिट है, कुछ भी कह लो, प्रॉफिट कह लो, ठीक है, इंटरेस्ट कह लो। दूसरे के लिए क्या है, ये रिवर्स है, दूसरी पार्टी के लिए क्या, डेटर्मिनेंट या लॉस, या कह दो क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बता ही रहा था आपको। तो मीसा कुरी के केस में, मीसा वर्सेस कुरी के केस में ये डिसाइड हुआ कि एक के लिए राइट तो दूसरे के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेटर्मिनेंट है। और वही पैसा जो जा रहा है, इसकी ड्यूटी है पैसा देना, और इसके लिए क्या है, बेनिफिट। वो एग्जांपल अपन ने लिया। तो ये इसकी डेफिनेशन में अपन जो लीगल वर्डिंग है देख लेते हैं। मीनिंग आपको कंसीडरेशन का पता लग गया। वैसे सेक्शन 2D क्या कहता है, सेक्शन 2D इसकी लीगल डेफिनेशन के रिगार्डिंग सेक्शन 2D कहता है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी, प्रोमिसी या उसकी तरफ से कोई और पर्सन क्या कहता है, हैज डन और एब्सटेन्ड, एब्सटेन मतलब नॉट डन, नॉट डूइंग समथिंग और promise to do or abstain not to do, promise to do or abstain from doing something. Then such act or abstinence
और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस। ये ना लीगल वर्डिंग है, थोड़ा डिटेल में है, ये लीगल वर्डिंग है। क्या? When at the desire of promiser, प्रोमिसर के कहने से, प्रोमिसी या प्रोमिसी की तरफ से कोई और क्या करता है? हैज डन, कुछ करना या कुछ ना करना, या कुछ करने का वादा करना या ना कुछ करने का वादा करना। तो ये जो एक्ट है यानी कुछ करना या ना करना ही क्या है? कंसीडरेशन है प्रॉमिस के लिए। तो ये डूइंग और नॉट डूइंग बताया था, डूइंग और नॉट डूइंग। नॉट डूइंग को क्या बोलते हैं? एब्सटेन। मैंने आपको बताया था ये नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, नेगेटिविटी के कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और कुछ वर्किंग के भी हो सकते हैं। डूइंग तो ये हो गया, मैंने राम को कहा कि प्लीज ब्रिंग अ फाइल फ्रॉम चंडीगढ़, आई विल पे यू ₹5000। राम को मैंने कुछ डूइंग के लिए कहा, मैंने कहा कि मेरी फाइल ला दो फ्रॉम चंडीगढ़, आई विल पे यू ₹5000। तो ये फॉर डूइंग समथिंग, मेरे कहने पे, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मेरे कहने से वो फाइल ला के दे रहा है, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी या कोई और। तो वो बंदा फाइल ला के दे रहा है खुद, तो क्या है उस केस में? मेरे से वो 5000 रुपये ले सकता है, ये डूइंग का है। नॉट डूइंग नेगेटिविटी है। जैसे क्या हुआ, मेरा राकेश से कोई झगड़ा है, कोई सामान गलत चला गया या फिर कोई एक्सपायरी डेट या कुछ ऐसा सामान को लेके झगड़ा है, बिजनेस डील में डिस्प्यूट है। मैंने राम को कहा आई विल पे यू ₹1 लाख इफ यू अग्रीड फॉर नॉट फाइलिंग द केस अगेंस्ट आर कंसर्न। मैं तुझे ₹1,00,000 देने को तैयार हूं अगर तू अग्री है फॉर नॉट फाइलिंग द केस अगेंस्ट आर कंसर्न। भाई चलो अपना झगड़ा है, तेरा नुकसान हुआ है, कुछ सामान गलत चला गया, तो ओके मैं तुझे ₹1,00,000 दे दूंगा फॉर नॉट फाइलिंग द केस अगेंस्ट आर फर्म या कंसर्न। तू केस ना कर हम पे। तो ये नॉट डूइंग का है, कुछ भी गलत नहीं है। क्या गलत है? लीगल है भाई, डिस्प्यूट है, कुछ सामान थोड़ा सा गलत चला गया, जो लॉस हुआ है, मैं कहता हूं पैसे ले ले भैया आपने। तो वो तैयार हो गया, कहता ठीक है ₹1,00,000 दे देना, मैं केस नहीं करता। तो इसमें गलत क्या है? मेरे लिए ₹1,00,000 क्या है? डिटरमिनेंट, और उसका केस ना करना, मुझ पे केस ना करना बदनामी होगी, केस ना करना मेरे लिए क्या है? बेनिफिट। उसके लिए क्या है? केस करने से रह गया वो डिटरमिनेंट, राइट गया उसका केस करके क्लेम लेने का, लेकिन बेनिफिट क्या उसका? 1,00,000। तो ये नेगेटिव चीजों के भी हो सकते हैं, कुछ करने या ना करने के, या वादा करना कुछ करने का या ना करने का। तो वो वादा कर रहा है मैं तुझे फाइल ला दूंगा, ला के नहीं दी, ला दूंगा। मैंने कहा आई विल पे यू ₹1 लाख। तो ये हैज डन में नहीं चला गया, प्रॉमिस टू डू में चला गया, डन नहीं है, वादा है कर दूंगा। तो वो कंसीडरेशन डूइंग का है। और नॉट डूइंग का एग्जाम्पल दिया केस ना फाइल करने का। जब फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे तब भी अपन एग्जाम्पल लिया था कि जैसे एक एग्जाम्पल, वही फिर रिपीट करता हूं, हमारे इंस्टीट्यूट के बिल्कुल नेबर में एक आदमी कोई नई शॉप ओपन कर रहा है, लिकर शॉप, वाइन की दुकान खोलना चाहता है। हमें लगता है कि अगर पड़ोस में वाइन की शॉप खुलेगी तो बच्चों पे गलत उसका इफेक्ट रहेगा कि ड्रिंक करना और ये चीज़ें अच्छी नहीं है ना सोसाइटी। मंदिर के आसपास, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट के पास ये शॉप्स ना ही हो तो अच्छा है। तो मैंने उसको कहा प्लीज़ यार नॉट ओपन योर शॉप इन आवर लोकेलिटी। वो कहता मैं खोलूँगा, मेरा राइट है, मेरी दुकान है, किराए पे ली है मैंने। तो मैं उसे ऑफर करता हूं कि आई विल पे यू ₹50,000 फॉर नॉट ओपनिंग द शॉप इन आवर लोकेशन। तू दुकान ना खोल, मैं तुझे 50,000 दूंगा। वो कहता जी 75 देते हो तो सोचूंगा। मैंने कहा डन। तो उससे नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट है फॉर नॉट डूइंग, एब्सटेन रहने का। एब्सटेन मीन्स नॉट टू डू समथिंग, भी तू ना कर, दुकान ना खोल। वो वादा करता है ना खोलने का, वो कह रहा है एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग कि मैं नहीं खोलूंगा इफ यू अग्री टू पे 75,000। तो ये वेल कंसीडरेशन वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कंसीडरेशन प्रॉमिस के बदले में जाता है फॉर डूइंग और नॉट डूइंग, यानी एब्सटेनिंग फ्रॉम समथिंग एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। ये क्या है? मान लो मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, पड़ोस में एक आदमी क्या कर रहा है? वाइन शॉप खोल रहा है।
मैंने उससे कोई बात नहीं की, खोल, अब क्या किस किस को रोकें, ये जाएगा और खोल लेगा। तो मैंने उससे कोई बात नहीं की। मेरे पड़ोस में एक और आदमी है, उसने ही समझाया उसको वाइन शॉप को, यार यहाँ ना शॉप खोलिए, वो सारा ऐसे करके उसने इरादा बनाया कि चलो ठीक है कहीं और सेटअप कर लेंगे। वाइन शॉप उसने ओपन नहीं की। अब मुझसे आके कहता लाओ सर 20,000 रुपये दो, 20,000, हमने शॉप नहीं यहाँ खोली। क्या वो मुझसे 20,000 डिमांड कर सकता है? नहीं। ऑन द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मेरे कहने से नोट ओपनिंग है क्या? मेरे कहने से उसने शॉप का इरादा खोलने का बदला नहीं, बल्कि किसी थर्ड पर्सन के कहने से उसने शॉप ओपन करने का आइडिया बदल दिया। क्या मुझसे कंसीडरेशन मांग सकता है? नहीं। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर कोई काम किया हो तो ओनली इन दैट केस यू कैन आस्क फॉर कंसीडरेशन, अदरवाइज नहीं। मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि क्या हुआ, रेड लाइट चौक पे गाड़ी रुकी, तो 2 मिनट 1 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है रेड लाइट पे, तो एक बच्चा आया, एक टैक्सी को साफ करने लगा। जो ड्राइवर साहब है वो उन्होंने देख लिया कि बच्चा गाड़ी साफ कर रहा है, उन्होंने रोका नहीं, गाड़ी साफ होने दी। जब गाड़ी साफ हो गई, बच्चा कहता लाओ साहब 20 रुपए दो, रेट 20 रुपए का चलता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे बिना पूछे तूने गाड़ी साफ की, गलत बात। जब वो साफ कर रहा था आपकी नॉलेज में कर रहा था और आपने साफ होने दी, आपने रोका नहीं, तो इट मीन्स आपकी मर्जी से उसने गाड़ी साफ की है। और जो उस एरिया में रेट चलता है 20 रुपीज का, यू हैव टू पे इट, लीगली देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी डिजायर पे ही उसने काम किया, गाड़ी साफ की है तो देना पड़ेगा। वो बात अलग है कि आप उसे गाली दे के ना भी दो, बेचारा कौन सा केस कर लेगा। पर मैं तो लो बता रहा हूं कि वो पैसे लेने का राइट रखता है। दूसरा केस, आपने किसी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी, लॉक करके आप गाड़ी चले गए, बाद में आए तो देखा गाड़ी साफ की पड़ी है किसी ने अच्छे से। अब वो बंदा कोई आके के मैंने साफ किया, लाओ 50 रुपए, कहता है कहीं और करवाते तो 100 रुपीज लगते सर्विस स्टेशन पे, मैंने तो 50 रुपए में कर दी, लाओ 50। क्या वो आदमी 50 रुपए मांग सकता आपसे? नहीं, क्योंकि वो आपकी नॉलेज में नहीं है साफ करने का, आप मन मर्जी साफ की है, आपकी डिजायर पे आपके कहने से साफ नहीं की। तो क्या वो पैसे ले सकता है? नहीं मांग सकता। सिंपैथी से दे दो तो दे दो, वो पैसे नहीं मांग सकता। मंदिर में गए, बाहर ही शूज छोड़ दिए, किसी ने पॉलिश कर दिए, जब बाहर आए तो शूज पॉलिश हुए पड़े थे। आपको लगा भाई भगवान से कहा था भगवान कृपा बरसाओ, बड़े बुरे दिन चल रहे, बाहर आए तो सबसे पहले इंडिकेशन मिला कि शू पॉलिश हो गए। आप बड़े खुश कि शू पॉलिश अपने आप ही हो गए, भगवान चमत्कार दिखा दिया आपने, तो दुआ कबूल हो गई। तो वही बात मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बच्चा आवाज लगाता है पास में बैठा हुआ, क्या भगवान की कृपा नहीं मेरी कृपा है, मैंने पॉलिश किए हैं, लाओ साहब 400 रुपये दो। क्या वो लीगली ले सकता है? नहीं, क्योंकि आपकी इंटेंशन साफ करवाने की नहीं थी, आपकी नॉलेज में नहीं था, आपके कहने से उसने साफ नहीं की, वो पैसे लीगली नहीं ले सकता। सिंपैथी से दे दो तो दे दो। तो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर क्या हुआ, एक और केस सुनना, इससे रिलेटेड आएगा भी। क्या हुआ कि एक रोड पक्की हो रही है, पानी भरता है, वहां पे पानी ब्लॉक होता है, रोड पक्का कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि 3-4 शॉपकीपर ने देखा यार आगे रोड लोग पक्की कर रहे हैं, आप भी पक्का करवा लें। तो एक अपने पड़ोस में दुकानदार है, उसने क्या किया, अपनी शॉप, साथ वाली एक शॉप और हमारी शॉप के बाहर भी रोड क्या है बढ़िया कंक्रीट से बनवा दी। हम आउट ऑफ स्टेशन थे, हम सिटी में नहीं थे, फोन पे बात भी नहीं हुई, उसने अपनी मर्जी से वो कंक्रीट से बाहर क्या है रोड पक्की करवा दी। अब हम आए तो बड़े खुश हुए, देखा कि भाई सरकार ने तो रोड बनवा दी। बाद में पता लगा सरकार ने नहीं, नेबर में जो बंदा है उसने बनाई है। वो आके शाम को बिल ले आया, कहता पैसे दो। लीगली ले सकता है? नहीं, क्योंकि उसने हमारे कहने से काम नहीं किया, इसलिए इस चीज के पैसे वो हमसे नहीं ले सकता। और एक बात, कंसीडरेशन प्रोमिसी दे या कोई और, उसकी तरफ से फर्क नहीं पड़ता। कंसीडरेशन फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी, इट डजंट मैटर। मेरे से क्लास, मेरे पास कोई स्टूडेंट के पेरेंट्स आए और वो कहते हैं जी हमारा बच्चा आपके पास सीए क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है। मैंने कहा ओके वेल, ही और शी कैन ज्वाइन। तो उन्होंने मुझे कुछ टोकन मनी दे दी एडवांस थोड़े से, कहे सर ये 5000 लो, बच्चे का कंफर्म कर दो एडमिशन, वो ज्वाइन कर लेगा। मैंने वो 5000 दिए,
और बच्चे का एडमिशन, बाद में मुझे पता लगा कि हमारे जितने स्टूडेंट्स की टीच करने की कैपेसिटी है वो तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, हमें इस बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या है, 1-2 बच्चों के लिए और बैच बनाना पड़ेगा, इसमें एडजस्ट नहीं हो सकते। अब आप इंटरेस्टेड नहीं है, कौन 1-2-4 बच्चों के लिए बैच पढ़ाएगा, उस बैच में एडजस्ट नहीं हो सकते। अब हम रिफ्यूज करना चाहते हैं तो पेरेंट्स को फोन करके रिफ्यूज करते हैं, सर कहीं और लगा दो, हम नहीं पढ़ाते। पेरेंट्स कहते हैं हम केस करेंगे, हम तो आपके भरोसे बैठे रहे, बच्चा कहीं और भी नहीं गया, तो वी विल सू यू। मुझे कहते हो, मैंने कहा कि सर ऐसा है, बच्चे का नाम है मान लो दिवांशु, दिवांशु के फादर साहब ने पेमेंट दी थी, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया था, दिवांशु तो बेचारा आया भी नहीं। इस केस में हमने बहाना बनाया कि दिवांशु और हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, पढ़ना तो दिवांशु ने, पढ़ाना हमने है, तो आप कौन होते हैं बीच में, पैसा देने वाले ने तो नहीं पढ़ना, दिवांशु के पापा को कहो कि कॉन्ट्रैक्ट तो आपसे हुआ था, आप पढ़ो, या तो बच्चे ने तो नहीं कुछ दिया हमें, आपसे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बच्चे ने तो नहीं कुछ दिया, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना तो बच्चे ने। गलत बात, कंसीडरेशन प्रोमिसी से या उसकी तरफ से कोई और भी दे सकता है, तो बच्चे की तरफ से कंसीडरेशन किसने दिया, पेरेंट्स ने, वैलिड कंसीडरेशन है। हमारा ये एक्सक्यूज देना कि कंसीडरेशन बच्चे ने नहीं दिया गलत है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी कोई और दे सकता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर हम पढ़ाने से इनकार करेंगे तो बच्चा जो है, उसका फैमिली जो है हम पे केस कर सकता है। तो कंसीडरेशन प्रोमिसी या उसकी तरफ से कोई और भी दे सकता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डूइंग कुछ करने का, नो डूइंग एब्सटेन का, नेगेटिव वाइन शॉप वाला। तो ये लीगल डेफिनेशन को फिर से पढ़ लो 2D में, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर के कहने से, शू पॉलिश वाला, कार वॉश वाला, रोड पक्की वाला, याद रखना, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी ने या उसकी तरफ से किसी और ने कुछ करना, हैज डन और नॉट डन, या प्रोमिस टू डू और नॉट टू डू, देन वो काम या ना करने की कोई बात, ऐसी एब्सटेनिंग क्या है, कंसीडरेशन है। तो ये डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ये कंसीडरेशन की 2D की लीगल डेफिनेशन है। तो ये तो लीगल डेफिनेशन की बात हुई, मीनिंग मैंने आपको कंसीडरेशन का पहले से ही क्लियर कर दिया है। मैं इस डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स को डिस्कस कर लेता हूं और अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन, एनालिसिस करते हैं, इसको क्या कह रहा है। फर्स्ट, कंसीडरेशन इज एक्ट डूइंग समथिंग। डूइंग समथिंग के तो कितने एग्जाम्पल दिए, कि मैंने कहा कि फाइल लाने का, मैंने कहा ओके आई विल टीच यू फॉर रुपीज, बता दिया इतने रुपये में टीच करूंगा, तो ये डूइंग समथिंग का है, टीच करूंगा बदले में फीस लूंगा, दैट इज फॉर डूइंग समथिंग। तो डूइंग समथिंग के बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे ये एग्जाम्पल दे रहा है, ए ने कहा बी को कि मैं 10,000 में अपना घर तुम्हें दे दूंगा, तो क्या गलत है, डूइंग समथिंग घर देना, बदले में क्या, बी से पैसा आएगा। तो ए के लिए बेनिफिट क्या है, 10,000 रुपये बेनिफिट, और डिटरमिनेंट क्या है, लॉस क्या है, घर जा रहा है। बी के लिए घर क्या है, बेनिफिट, पैसा क्या है, डिटरमिनेंट। तो ये कंसीडरेशन फॉर डूइंग समथिंग, कुछ घर के देने के बदले का कंसीडरेशन है। एक और एग्जांपल, ए बी को वादा करता है कि तेरा बच्चा हम संभाल लेंगे, जैसे वो डे बोर्डिंग वाले, प्ले वे वाले, वो बच्चे को मेंटेन करते हैं ना, जिनके पेरेंट्स वर्किंग में हैं या जॉब में जाते हैं, तो वो कह रहा है कि तुम्हारे बच्चे को हम मेंटेन कर लेंगे, 1,000 मंथली आपसे चार्ज करेंगे। तो ये किस चीज का है, बच्चे को संभालने का, डूइंग समथिंग। वो क्या डूइंग करेंगे इसमें, बच्चे को मेंटेन पाल लेंगे, मतलब मॉर्निंग 10 to 2 या 4 वो मेंटेन करेंगे, संभाल लेंगे, तो फॉर डूइंग समथिंग। तो बदले में वो कंसीडरेशन ले सकते हैं, यस बिल्कुल सही है, कंसीडरेशन ले सकते हैं। सेकंड किस चीज का, एब्सटेनिंग का, एब्सटेन का मतलब नॉट डूइंग समथिंग का, तो वो मैं एग्जांपल केस ना फाइल करने वाला और नॉट टू ओपन वाइन शॉप वाला ले चुका हूं। ओके नेक्स्ट, थर्ड, कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, बात हो चुकी है। कंसीडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी। और एग्जांपल लूंगा, एक एग्जांपल मैं ले चुका हूं, बच्चे के पेरेंट्स ने मुझसे डील की बच्चे की कोचिंग के लिए और पेमेंट में कुछ एडवांस दिए, मैंने कहा डन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है,
क्या ना पढ़ाने पे बच्चा या उसकी फैमिली केस कर सकते हैं? यस। मैं ये नहीं कह सकता कि बच्चे को पढ़ना है, मैंने पढ़ाना है, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, बच्चे की तरफ से कंसीडरेशन किसने दिया? पेरेंट्स ने। आप इनकार नहीं कर सकते। तो ये अपन ने और एग्जांपल भी ले लेंगे इसका। कंसीडरेशन पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हो सकता है। तो ये नेक्स्ट पेज पे पढ़ने जा रहा हूं, पास्ट कंसीडरेशन, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसीडरेशन नेक्स्ट पेज पे आने जा रहा है। चलो, इसका कंक्लूजन नीचे बता रहा है पेज 1 पे। कंसीडरेशन मींस प्रॉमिस या परफॉर्मेंस दैट पार्टी एक्सचेंज विद ईच अदर। हाँ, एक्सचेंज विद ईच अदर, कार उधर पैसा इधर, तो ये एक्सचेंज विद ईच अदर, दैट इज कंसीडरेशन। बताया ना, गिव एंड टेक, कार दो पैसे लो, वो पैसे दो कार लो, तो गिव एंड टेक। तो ये क्या है? प्रॉमिस है एक दूसरे को कुछ लेने या देने का। तो प्रॉमिस या परफॉर्मेंस दैट पार्टी एक्सचेंज विद ईच अदर, वादे एक दूसरे को किए जाते हैं, एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस है ये कंसीडरेशन। तो बता रहा है कंसीडरेशन एक राइट है, बेनिफिट है, प्रॉफिट है एक पार्टी के लिए, फॉर अदर पार्टी डेटरमिनेंट है, फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस होता है रिस्ट्रेंट, रोकना, फॉरबियरेंस या लॉस टू अदर। ओके, नेक्स्ट। इसी को डिटेल में अगला एग्जाम पेज पे, फर्स्ट केस, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसीडरेशन। फर्स्ट, कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। पेज नंबर 2 पे यही टॉपिक है, कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। तो अभी जो एग्जांपल लिए वो तो फिट होंगे ही। शू पॉलिश कर दी, अपनी मर्जी से पैसे नहीं ले सकता। कार वॉश कर ली, आप मूवी देखने गए, पीछे से उन्होंने कार वॉश कर दी, आप आए तो उन्होंने वॉश कर दी, क्या साहब जो मर्जी दे दो। आप कहते मैं तो कुछ नहीं देता, क्यों वॉश की, मौसम खराब है फिर खराब हो जाएगी। वो कहता है साहब चलो वैसे 200 लेते हैं, 100 दे दो। आप कहते मैं तो 100 भी नहीं देता। क्या वो लीगली 100 मांग सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपकी डिजायर पे, डिजायर मींस इंटेंशन, आपकी इंटेंशन, आपके चाहने से वो गाड़ी वॉश नहीं हुई, अपने आप की वॉलंटरली। दे कांट क्लेम कंसीडरेशन फॉर दैट एक्ट, क्योंकि वो आपकी मर्जी से नहीं हुआ। शू पॉलिश आपकी मर्जी से नहीं हुआ। रेड लाइट पे कार वो साफ कर रहा है, आपकी नॉलेज में है, आप चुप हो तो पैसे देने पड़ेंगे। क्या हुआ, माता वैष्णो देवी जाते हैं, आपको पता है 14-15 किलोमीटर वो पैदल जाते हैं लोग। ठीक है, कुछ एरिया में ट्रॉलीज भी अवेलेबल है, हाफ एरिया में शायद ऐसा कुछ। तो चलो माता वैष्णो देवी जा रहे हैं पैदल चढ़ाई। क्या हुआ, 2 किलोमीटर आप चले, काफी थक गए और एक जगह बैठ गए। एक बंदा आया, जब आप बैठे वो आके पैर दबाने लगा। बुजुर्ग आदमी बैठ गया, थक गया, तो उस बुजुर्ग के पैर दबाने लगा। वो आदमी गरीब आगे, तो वो पैर दबाता रहा, बुजुर्ग को आराम आता रहा कि चलो आगे जाना आसान हो जाएगा। जब वो 10 मिनट पैर दबाता रहा, बाद में बुजुर्ग कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो पर्सन कहता लाओ जी 50 रुपये रेट है इधर का। अब कहता अच्छा इस चीज के 50 रुपये हैं? वो कहता हाँ जी 50 रुपये। कहता तूने पूछा क्यों नहीं? मेरे को तो मेरी मर्जी के भी नहीं दबा दिए, मैं तो वैसे ही बैठा था। गलत बात। जब वो पैर दबाने आया तो आपको समझ लेना चाहिए कि फ्री में तो कोई क्या इंडिया में कुछ भी नहीं मिलता। तो वो पैर दबा रहा है गरीब, इसी चक्कर में कि आप उसे पैसा देंगे जो भी रीजनेबल चलता है वहां, तो यू हैव टू पे, गरीब को देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी नॉलेज में ही तो पैर दबा रहा था। ये थोड़ी है कि वो पैर दबाता रहो आपको पता नहीं लगा, फिर तो चलो आप कह दो मेरी मर्जी के बिना। आपकी नॉलेज में ही वो कर रहा था तो पैसे ले सकता है। तो ये केस मैंने आपको बताया, पॉलिश वाला बताया, कार पॉलिश का ले लो। एक सेकंड एग्जांपल नीचे और है। क्या हुआ, कहीं राम और श्याम 2 फ्रेंड मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि मैसेज रमन ट्रेडिंग कंपनी के यहाँ आग लग गई है। राम श्याम जा रहे थे, आग लगी है रमन ट्रेडिंग कंपनी के यहाँ। तो उन्होंने सोचा कि चलो उनको फ़ोन वोन करते हैं इतने में, तो अभी आग बहुत ज़्यादा लगी है, उसे पैसिफाई करना जरूरी है, शांत करना जरूरी है। उन्होंने देखा करीब एक पार्क में पानी के लिए टैप लगी थी, वो पानी देते हैं ना गार्डन में इस तरह। तो उन्होंने वो टैप उठा के दुकान की तरफ कर दी और आग शांत हो गई, आग बुझ गई। अब मालिक आया तो उसने थैंक्स बोला। तो राम श्याम कहते जी इनाम दो, इतना बड़ा काम कर दिया, आपकी तो दुकान सारी जल जाती, तो कोई 5000 रुपये इनाम दो। क्या राम श्याम इनाम मांग सकते हैं? नहीं, दे कांट आस्क फॉर रिवॉर्ड मनी, बिकॉज वही बात,
आग बुझाने के लिए मालिक ने थोड़ी कहा था, आपने तो सोशल एक्ट किया, समाज सेवा के नाते आग बुझा दी। क्या रमन, मिस्टर रमन प्रोप्राइटर हैं रमन ट्रेडिंग के, क्या रमन ने कहा? नहीं। तो यू कांट आस्क फॉर रिवॉर्ड। हाँ वो कह दे दूंगा तो बिल्कुल देना पड़ेगा। याद रखना आगे आ रहा है पास्ट कंसीडरेशन। उन्होंने पास्ट यानी रमन के आने से पहले कोई काम किया, आग बुझाई। कोई वादा नहीं था रमन ने किया कि आग बुझा दो पैसे दूंगा, तो वो मांग नहीं सकते। लेकिन रमन ने इमोशनल होके वोट ऑफ थैंक्स में राम शाम को कह दिया कि नेक्स्ट वीक में आई विल पे यू रुपीज 10,000, 10,000 रुपये दूंगा। अब ये कह दिया तो समझो देने पड़ेंगे। ये बाय लॉ इंडिया में वैलिड है। दैट्स कॉल्ड पास्ट कंसीडरेशन। इसे अपने इंडिया में पास्ट कंसीडरेशन बोलते हैं और इट इज वैलिड इन इंडिया। वैलिड इन इंडिया, इंग्लैंड में नॉट वैलिड, इन इंग्लैंड नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है। भाई आग बुझा दी उन्होंने, इनाम मांग नहीं सकते। रमन ने खुद कहा क्योंकि आई विल पे यू रुपीज 10,000 बाय नेक्स्ट वीक। अगर नेक्स्ट वीक रमन ना दे तो राम शाम ले सकते हैं केस करके। ये इंडिया में वैलिड है। अब इसे फ्री के पैसे मत मानो क्योंकि उन्होंने काम किया था, ठीक है पैसे नहीं मांग सकते थे, पर रमन ने खुद ही इनाम डिक्लेयर कर दिया रिवॉर्ड, तो वो रिवॉर्ड मनी राम शाम मांग सकते हैं। इंडिया में ये वैलिड है, इंग्लैंड में वैलिड नहीं, क्योंकि इंग्लैंड के लोग कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि भाई जब उन्होंने काम मर्जी से किया ही नहीं रमन के और रमन ने वादा कर भी दिया तो राम शाम ने तो कोई कंसीडरेशन प्रोवाइड ही नहीं किया कि 10,000 रुपये मांगे, तो वो सोशल एक्ट है। तो इंग्लैंड में नहीं मांग सकते राम शाम, लेकिन इंडिया में राम शाम कैन आस्क रिवॉर्ड मनी डिक्लेयर्ड बाय रमन, तो वो ले सकते हैं। तो चलो कंसीडरेशन आग बुझाने का नहीं ले सकते क्योंकि वो मालिक ने नहीं कहा, कह दिया तो अलग बात है, ले सकते हो। लेकिन इसमें एक फेमस केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव, 1880 का केस है। इसमें क्या हुआ, सिचुएशन देखना, ए का फ्रेंड है बी, किसी एरिया में बिजनेस, बी wants to start या establish बिजनेस मार्केट इन एनी एरिया। क्या हुआ, बी आता है किसी एरिया में मार्केट बसाना चाहते हैं, नई मंडी नई मार्केट बनाना चाहता है। ए ने वादा किया, promises to provide certain facilities to start या to set up market। और इसने कहा ठीक है तू मेरी हेल्प कर मार्केट सेटअप करने में, या एरिया पक्का करवा दे, रास्ता बनवा दे आने जाने का, लाइट का, थोड़ा बहुत जो भी है, थोड़ी बहुत ऐड ये वो, तो मैं क्या अपा जो भी आएगा वो हम दोनों क्या कर लेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी रेशियो है उसमें प्रॉफिट बांट लेंगे। बी को ए कहता है मैं तुझे फैसिलिटी दूंगा मार्केट सेटअप करने की, ठीक है, खर्चा करूंगा, और बी कहता है ठीक है आप प्रॉफिट को रेशियो में बांट लेंगे, तू मुझे मार्केट बनवाने में हेल्प कर, मैं क्या बिजनेस करूंगा, प्रॉफिट बांट लेंगे। उधर से सी, सपोज एक सी एडमिनिस्ट्रेटर है, सरकार का आदमी है या कोई भी, सी नाम का आदमी बी को कहता है क्योंकि मैं तुझे क्या है, कहता है जी तुझे कंसीडरेशन, आई विल प्रोवाइड यू सर्टेन कंसीडरेशन, मैं तुझे कंसीडरेशन दूंगा इफ यू अरेंज ऑल टू सेट अप मार्केट विच विल ओपन फॉर 24 आवर। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के एक आदमी ने कहा भाई भी तू यार बिजनेस सेटअप तो कर ही रहा है, थोड़ा बढ़िया तरीके से कर ले, लाइट वाइट लगा ले, फ्लड लाइट लगा ले,
पूरे गेट वेट बना ले कि भाई कोई गाड़ी अंदर ना आ सके, और कहता है जी मैं तुझे कंसीडरेशन दूंगा या सरकार देगी, जो भी, सी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी है सपोज, कि तू इस तरह से सेटअप कर, इस तरह से अरेंजमेंट कर कि 24 घंटे व्यापार हो सके, लाइट वाइट की कोई समस्या ना हो। ये सी के कहने से बी ने ना इसकी परवाह नहीं की ए क्या कर रहा है, इसको लगा भी सी कह ही रह दे दूंगा, तो इसने बड़े स्केल पे सारे इंतजाम कर दिए, वहां पे लाइटिंग वाइटिंग सारा सिस्टम कर दिया, मार्केट सेटअप कर दी ताकि 24 घंटे व्यापार हो। बाद में क्या हुआ, देन आफ्टर सी रिफ्यूजेस टू पे अमाउंट टू ए, सी बाद में इनकार कर गया पैसे देने से, बेचारे बी ने खर्चा भी खूब कर दिया, सी इनकार कर गया। सी कहता है जी मार्केट बनेगी तो मुझे क्या मिलेगा, तो हमें तो कोई कंसीडरेशन है नहीं, हम तो नहीं मानते, कर लो जो करना है। अब बी क्या करता है, बी फाइल्स द सूट अगेंस्ट ए टू गिव कंसीडरेशन या रेम्यूनरेशन फॉर एडिशनल फैसिलिटीज। पता क्या हुआ, इसने तो बेसिक फैसिलिटी देनी थी, बाजार बनाने के लिए दोनों ने प्रॉफिट बांटना था, लेकिन इसी बीच बी को आके सी कहता है यार तू ऐसे से कर और बड़ा खर्चा कर दे, मार्केट 24 आवर चले, मैं तुझे फंड दूंगा, पैसा दूंगा। बाद में सी कर गया रिफ्यूज और इसने सारा खर्चा कर दिया। अब बी सोचता है कि सी से क्या केस लड़ूं, पता नहीं देगा नहीं देगा, वो ए पे केस डाल देता है कि तू मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे, जो तूने अरेंज करना था मैंने तो, बी कहता है उससे भी कहीं ज्यादा अरेंज कर दिया, पैसा लगा दिया, इसलिए प्रॉफिट अपन रेशो में बांटेंगे, तो मुझे क्या है एक्स्ट्रा दे, तू रेम्यूनरेशन दे, कंसीडरेशन दे, मैंने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया। तो ए रिफ्यूज करता है, ए रिफ्यूज टू पे एडिशनल कंसीडरेशन कह लो या रेम्यूनरेशन फॉर एडिशनल वर्क टू बी। ए इनकार करता है। तो ये है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव का केस। ए ने बी को कहा कि मैं तुझे फैसिलिटीज दूंगा, तू सेटअप कर मार्केट, बदले में बी ने कहा प्रॉफिट बांटेंगे, सपोज रेशियो इक्वल डिसाइड हो गया। लेकिन बी को आके सी कहता है, कोई आदमी कहता तू बड़े स्केल पे तैयार कर ले मार्केट, 24 घंटे काम काज हो, मैं तुझे फंड प्रोवाइड करूंगा या दिलवाऊंगा सरकार से। अब बी ने वो सारी फैसिलिटी अरेंज कर ली, बाद में सी कर गया इनकार, कहा मैं तो नहीं देता, ना मुझ पे केस करो, क्योंकि मेरे को तो बदले में कुछ ही नहीं मिलना था, मार्केट बनती तो आप लोगों के लिए बनती। सी रिफ्यूज कर गया। अब बी ने को कहा कि प्रॉफिट तो सपोज इक्वल बांटेंगे, तूने मुझे बेसिक फैसिलिटी देनी थी, पर मेरा तो खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, मैंने एक्स्ट्रा बहुत कुछ सेटअप कर लिया, फ्लड लाइट्स वगैरह और रोड बनवा दी, तो मेरा पैसा बहुत लग गया, अब प्रॉफिट बराबर बांटना या वो नहीं चलेगा भाई, मैंने तो बहुत खर्चा कर दिया, ऐसा कर तू मुझे कुछ पैसे दे, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दे, मैंने जो खर्चा किया कंसीडरेशन दे। ए इनकार करते कहता मैं क्यों एक्स्ट्रा दूं, अपनी बात ही नहीं हुई। तो क्या ए बाय कोर्ट बी ए को कंपेल कर सकता है एडिशनल काम के पैसे देने के लिए? नहीं, क्योंकि एडिशनल काम जो किया वो बी ने किसके कहने से किया? ए के कहने से नहीं, वो किसके कहने से किया? सी के कहने से। तो कोर्ट ने कहा कि जो काम सी के कहने से किया है, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर नहीं किया, ए के कहने से नहीं किया, तूने तो सी के कहने से सेटअप किया, तो यू कांट आस्क एडिशनल रेम्यूनरेशन और कंसीडरेशन फ्रॉम ए बिकॉज दैट वर्क हैज नॉट बीन डन अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ ए। ए के कहने से काम नहीं किया, इसलिए तुम ए से पैसे नहीं मांग सकते। ये दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव का केस है, 1880 का फेमस केस। इसी में बाकी एग्जांपल हो गए। सेकंड पे चलो, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? कंसीडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी। क्या देखो सेकंड पॉइंट, कंसीडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिसी, प्रोमिसी से आए, और एनी अदर पर्सन
ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी। कंसीडरेशन प्रोमिसी से आए या किसी और पर्सन से ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी। जैसे एक एग्जांपल तो मैंने ले ही लिया, स्टूडेंट की ट्यूशन के लिए फादर साहब कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो वो वैलिड है। बच्चे की तरफ से कंसीडरेशन पेमेंट पेरेंट्स ने दी तो वो बिल्कुल वैलिड है। इसमें एक बड़ा फेमस केस है, चन्नैया रमैया का बड़ा फेमस केस है। रमैया 1882 बड़ा फेमस केस है। इसमें क्या है, कोई ओल्ड लेडी है, ये डॉटर ऑफ ओल्ड लेडी, मान लो ये इसका नाम रख लेता हूं एक्स, मिसिज एक्स, मिसिज एक्स, ये बुजुर्ग लेडी है, इसका नाम रख लेता हूं मिस डी। मिस डी मिसिज एक्स की बेटी है। अब ये डेथ बेड पे है, इसने जो विल लिखी, विल इन फेवर ऑफ डी, इसने वसीयत में सारी प्रॉपर्टी, सपोज ये डेथ बेड पे है, दुनिया से जाने वाली, इसने प्रॉपर्टी विल जो में सारी की सारी किसके नाम लिख दी, अपनी बेटी के नाम लिख दी। लेकिन उस लेडी ने उसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्लोज डाला, विल ट्रांसफर इन द फेवर ऑफ डी, अकॉर्डिंग टू विल इन फेवर ऑफ डी, on the condition that a certain amount as annuity must be given by daughter, कौन है, डी, to her uncle, या ओल्ड लेडी का ब्रदर कह लो, लेडीज ब्रदर राम, मान लो उसका अंकल का नाम राम है, तो तुम अपने अंकल को कुछ देंगी। मान लो यहां राम है जो क्या है, अंकल ऑफ डी, या क्या कह दो, ब्रदर ऑफ मिसिज एक्स, उस ओल्ड लेडी का भाई है, या कहो इसका अंकल। तो इसने प्रॉपर्टी दी अपनी बेटी को और विल में ये लिख दिया कि इस प्रॉपर्टी से हर साल इनकम आने वाली है, तो यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट एज अ एन्युटी, हर साल किसको देगी, अपने अंकल को, यानी मेरे भाई को दोगी। तो विल में ये लिख दिया और ये एक्सपायर हो गई, ये लेडी क्या होगी उसके बाद, एक्सपायर। अब अंकल जब बेटी से अपनी नीस से पैसा मांगते हैं हर साल, तो ये रिफ्यूज कर देती है। आफ्टर द डेथ ऑफ ओल्ड लेडी, डॉटर, हर डॉटर रिफ्यूज टू पे एन्युटी टू हर अंकल, अंकल को पैसे देने से इनकार करती है। अंकल ने जब कोर्ट में केस किया इस अपनी नीस पे, तो ये डॉटर क्या कहती है, मिस डी कहती है कि अंकल ने मुझे क्या कंसीडरेशन दिया। ये कोर्ट में कहती है, जज साहब मेरी मदर ने मुझे प्रॉपर्टी दी, ठीक है विल में लिखा था कि मुझे अंकल को पैसा देना है, पर अंकल ने मुझे क्या दिया, कंसीडरेशन। इसलिए जब अंकल ने मुझे कंसीडरेशन नहीं दिया तो मैं अंकल को कुछ देने के लिए कैसे लायबल हूं। तो कोर्ट ने सुनवाई करके कहा कि नहीं, ये केस हार गई। कोर्ट हेल्ड दैट Miss D has to pay annual annuity to her uncle. कोर्ट ने कहा देने पड़ेंगे as consideration to D, consideration on behalf of uncle is ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय ओल्ड लेडी। तो कोर्ट ने पता क्या कहा, कहता है जी ये लड़की जो कह रही है कि अंकल ने मुझे क्या दिया है, प्रॉपर्टी मदर ने दी, ठीक है विल में लिखा था अंकल को हर साल पैसे देना प्रॉपर्टी की इनकम से एन्युटी, पर वो कहती है अंकल ने क्या दिया। जब अंकल ने कुछ नहीं दिया, मुझे अंकल से कुछ कंसीडरेशन नहीं मिला, तो
मैं कैसे लायबल हूं अंकल को एन्युटी देने के लिए? केस में कोर्ट में लेडी ने, ये मिस डी ने ये कहा, कोर्ट ने कहा कि नहीं देने पड़ेंगे। कोर्ट ने कहा अंकल ने कंसीडरेशन नहीं दिया तो क्या हुआ? कंसीडरेशन किसी और ने दिया अंकल की तरफ से। किसने दिया कंसीडरेशन? ओल्ड लेडी ने। इसका भाई है, ओल्ड लेडी ने जो प्रॉपर्टी दी बेटी को, वो कंसीडरेशन एक तरह से किसकी तरफ से चला गया? इस लड़की को, मिस डी को, राम की तरफ से। यानी कंसीडरेशन किसने दिया? अंकल ने नहीं दिया एन्युटी का। किसने दिया एन्युटी के बदले में वो प्रॉपर्टी नाम का कंसीडरेशन? ओल्ड लेडी ने। कोर्ट ने कहा कि कंसीडरेशन जरूरी नहीं प्रोमिसी दे, कोई और पर्सन भी ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी दे सकता है। तो चेन्नैया रमैया का बड़ा फेमस केस है। इस केस के बेस पे वो अंकल जो है अपनी नीस से एन्युटी मांग सकते हैं। ऐसा ही केस है, एक बुजुर्ग आदमी अपनी विल में 3 लड़के हैं, उनके नाम जमीन जायदाद शॉप दुकानें कर गया, लेकिन वही बात सेम ऐसी विल में लिख गया। बच्चों को कहा कि तुमको सबको 10,000 बाय ईच ब्रदर, 3 भाई हैं वो, कि यू हैव टू पे 10,000 टू योर मदर, अदरवाइज होल प्रॉपर्टी विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर इन द नेम ऑफ मदर। चाहे ये वर्ड ना भी लिख गया हो, प्रॉपर्टी मदर के नाम ट्रांसफर होगी, ना भी लिख गया हो, प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर गया। 3 बच्चे थे, लड़के थे, और विल में ये लिख गया कि तुम अपनी मदर को 10,000 रुपये महीना दोगे। एक्सपायर हो गया। वो लड़के मदर को पैसे देने से इनकार करते हैं तो मदर केस कर देती कोर्ट में। तो कोर्ट ने कहा मदर ले सकती है पैसे, क्योंकि लड़के ये नहीं कह सकते कि मदर ने क्या कंसीडरेशन दिया। कोर्ट ने कहा कंसीडरेशन मदर की तरफ से कौन दे गया? उन बच्चों का फादर, यानी उस लेडी का हस्बैंड। उसके बदले में 10,000 रुपये देने की बात लिखी है। तो वो जो ओल्ड लेडी है अपने बच्चों से 10,000 ले सकती है। तो वही कंसीडरेशन किसी और की तरफ से आया ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी, तो ये वैलिड है। फेमस केस चेन्नैया रमैया का ये यहाँ पे है। तो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव का और चेन्नैया रमैया 2 ही केस इस चैप्टर में फेमस है। जो स्टार्टिंग में लिखा है मीसा वर्सेस कुरी, वो राइट्स, ऑब्लिगेशन, डेटर्मिनेंट, बेनिफिट, वो वहां से आया मीसा वर्सेस कुरी से। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन दुर्गा प्रसाद और बालदेव का और ये चेन्नैया रमैया का अच्छा केस है। 2D सेक्शन में एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर की बात थी। कंसीडरेशन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी की बात थी। और इसी में थर्ड पॉइंट जो एनालाइज कर रहे थे अपन, उसमें था ना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कंसीडरेशन। मैं इसकी डिस्कशन करने जा रहा हूं, देखना क्या। पहले पास्ट कंसीडरेशन का एक एग्जांपल वैसे मैं ले चुका हूं, अभी और ले लेते हैं। प्रेजेंट कंसीडरेशन और फ्यूचर कंसीडरेशन। तो देखो ये तो कुछ खास नहीं है, ये तो एक तरह से एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट था ना, और ये एक तरह से क्या है, ऑन स्पॉट चीज ली और दी, ऑन स्पॉट एग्जीक्यूटेड, मतलब ऑन सेम टाइम या ऑन स्पॉट कह दो, एक्सचेंज ऑफ कंसीडरेशन। भाई ऐसा हुआ, मैं एक मोबाइल शॉप पे गया, मैंने कहा भैया वो वाला फोन कितने का है? वो कहता जी 11,000 का। 11,000 मैंने फोन लिया, उसने पैसे लिए, मैंने पैसे दिए, तो उधर से कंसीडरेशन इधर आया फोन, इधर से कंसीडरेशन हैंडसेट इधर आया, इधर से पैसे उधर गए। दैट इज प्रेजेंट कंसीडरेशन। यानी ये क्या है, मौके पे ही एग्जीक्यूटेड हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, सेम टाइम ऑन स्पॉट एक्सचेंज ऑफ कंसीडरेशन। लेकिन ये कुछ खास नहीं। एग्जीक्यूटरी या फ्यूचर में क्या है, प्रोमिसेस, एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस। मैंने कहा यार ये वाला फोन है, वो कहा नहीं सर मंगवा देंगे। मैंने कहा कितने? कहते हैं सर 12,000। मैंने कहा ओके, आप कॉल कर दो बाय द नेक्स्ट संडे, आई विल पे यू ₹12,000।
तो उन्होंने मुझे फोन देना है, मैंने उनको क्या देने हैं, पैसे। तो ना उधर से फोन आया ना इधर से पैसे गए, तो दैट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कंसीडरेशन है, उधर से कंसीडरेशन फोन इधर आएगा फ्यूचर में, इधर से पैसे उधर शॉपकीपर को जाएंगे नेक्स्ट संडे, तो दैट इज फ्यूचर कंसीडरेशन। ऐसा भी हो सकता है थोड़ा मिक्स हो कि उसने फोन दे दिया, मैं पैसे दूंगा आफ्टर 1 मंथ, तो एक तरफ एग्जीक्यूटेड है, दूसरी तरफ क्या है, एग्जीक्यूटरी। तो शॉपकीपर ने तो मुझे कंसीडरेशन प्रोवाइड कर दिया, लेकिन मैंने जो उसे कंसीडरेशन प्रोवाइड करना है वो नेक्स्ट मंथ करूंगा। तो ऐसा भी हो सकता है, दोनों तरफ ही वादे हैं, ना फोन आया ना पैसे, दैट इज फ्यूचर कंसीडरेशन, दोनों साइड एग्जीक्यूटरी है। तो ये कुछ खास मीनिंग तो नहीं बताते, प्रेजेंट कंसीडरेशन और फ्यूचर। पास्ट कंसीडरेशन अच्छा मीनिंग बताता है। एक बार में तो ये लगता है कि पास्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गए वो होगा ना। ये वो एग्जांपल है जो अभी ले रहा था मैं, कि एक केस लिया था मैंने कि भाई अगर मान लो कोई आदमी बिना कॉन्ट्रैक्ट के कोई आपके लिए काम करता है, जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था अपने कि आग लगी, राम और शाम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, रमन ट्रेडिंग में आग लगी, उन्होंने आग बुझा दी। रमन से इनाम ले सकते हैं, नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन रमन ने इमोशनल होके कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, वादा कर दिया कि ओके भैया मैं तुझे नेक्स्ट वीक 10,000 रुपये दूंगा, तो राम ले सकता है वो 10,000 रमन से, क्योंकि वो वादा वॉलंटरी क्यों किया। ऐसा है, आपने किसी का लॉस्ट पेट है, डॉग है, पपी गुम गया, आप ढूंढ के ले आए, उन्होंने थैंक्स किया, आप चले गए, नहीं पैसे मांग सकते, कोई इनाम नहीं मांग सकते, लेकिन वो घर वालों का रो रो के बुरा हुआ है उस पेट के जले जाने से, पप्पी के खो जाने से। आप ढूंढ लाए, बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि भैया आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया। आपने कहा नहीं साहब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी ड्यूटी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम आपको क्या है, कोई डेट बता दिया आपने, ऑन 20th में वो सामने वाले बंदे ने कहा आई विल पे यू ₹5,000 एज अ रिवॉर्ड मनी। कहा उसने अपने मन मर्जी, वॉलंटरी आप ले आए थे पेट ढूंढ के, आपके मन में कोई इनाम की बात नहीं थी, ना ही इनाम डिक्लेयर था, ना ही बाय लॉ आप ले सकते थे, लेकिन उस घर वाले ने जिनका वो पेट था, ओनर था जो पेट का, उसने इनाम डिक्लेयर कर दिया, तो आप लेके रहेंगे। इंडिया में ये क्या है, पूरी तरह से वैलिड। तो ना कहता उसने कह के पंगा ले लिया, वो बेचारा जो ढूंढ के लाया वो पेट, उसने तो ख्याली पुलाव बना लिए, उसने तो मन ही मन वो 5,000 को खर्च करने की तैयारी कर ली। अब वो बंदा जिसका पेट था वो ना दे पैसे, तो बेचारे के तो सपने टूट जाएंगे। उसने तो प्लानिंग कर ली कहाँ कहाँ खर्चूंगा, लोग कहता है वो बाय लॉ मांग सकता है कोर्ट में। तो ये है पास्ट कंसीडरेशन, इंग्लैंड में नहीं इंडिया में वैलिड है। और एग्जांपल लेता हूं इसका, एक और एग्जांपल। क्या हुआ, एक टीचर है और एक उनका ओल्ड स्टूडेंट है, बहुत पुराना टीचर और बहुत पुराना स्टूडेंट, घूमते फिरते इनकी मुलाकात हो गई, मीटिंग हुई। मान लो टीचर सुमित, मैं हूं टीचर सीए सुमित गोयल, और स्टूडेंट है सपोज राकेश। क्या हुआ, घूमते फिरते मुझे मेरा एक स्टूडेंट मिल गया राकेश, कहीं मिला, वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश करता है, मैंने हालचाल पूछा, बहुत खुशी हुई मिल के। कह सर थैंक्स, मैंने कहा क्यों, कह सर आपने पढ़ाया था सीए बन गया, कहता जी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ, फॉरेन जा रहा हूँ अभी कुछ दिन में, तो सर बहुत बढ़िया मेरा करियर सेटअप हो गया, आपके आशीर्वाद से आपने पढ़ाया। मेरे को और अच्छा लगा, स्टूडेंट है तारीफ कर रहा है, मैंने कहा इट्स ऑल ड्यू टू योर लेबर, यही कह सकते हैं हम कि आपकी लेबर से है। पर वो बंदे जाने लगा तो वो बंदा मुझे रोकता है, ठहरियो सर, क्या सर आपने बहुत काम किया, उस टाइम जो फीस थी वो इतनी नहीं थी या हम दे नहीं पाए थे, सर आपने बहुत अच्छा किया, करियर बन गई, सर मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा राकेश तुम लाइफ में बहुत अच्छे सेटल हो गए, यही बहुत बड़ी बात है, जैसे एक बंदे को कहना चाहिए कैसा टीचर। तो राकेश ने कहा नहीं सर, आई विल गिव यू ₹50,000 ऑन नेक्स्ट 15th, अगले महीने के 15th को, 15 तारीख को, सपोज मई चल रहा है, वो कहता है 15 जून को सर आई विल पे यू 50,000, कह दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, कहता सर मैं दूंगा 50,000, डन,
कह के चला गया। अगले महीने की 15 को मैं तो इंतजार करने लग गया, अभी जब कह दिया तो भाई आएगा। अगले महीने की 15 को मैंने वेट की, 15 जून को राकेश नहीं आया। मैंने फोन किया, हाँ राकेश आए नहीं? राकेश कहता है सर मैं आता भी नहीं। मैंने कहा क्या बात, वो 50,000? राकेश कहता है सर तब मिला था, थोड़ा इमोशनल हो गया था, बाद में मैंने सोचा सर ने कौन सा फ्री पढ़ाया था, काम के पैसे तो लिए ही थे, किस किस टीचर को देता फिरूंगा, टीचर तो बहुत है। क्या सर मेरा मूड बदल गया? मैंने कहा राकेश अब मूड नहीं बदलना चाहिए, अब तो तुझे बाय लॉ देने पड़ेंगे। मैंने कोर्ट में राकेश पे केस डाल दिया कि पैसे दिलवाओ। जज साहब 50,000 का वादा था रिवॉर्ड देने का, ये खुद ही कह के गया था आपके पढ़ाने से मैं लाइफ में कुछ बन गया। तो क्या टीचर अपने स्टूडेंट से पैसे 50 मांग सकता है? कोर्ट में राकेश से पूछा गया, राकेश तुमने वादा किया था? राकेश कहता सर विदाउट कंसीडरेशन, जब सर ने पढ़ाया था तब तो हमने फीस दे दी, अब ये 50,000 के बदले में सर ने क्या किया है, विदाउट कंसीडरेशन सर मांग ही नहीं सकते 50,000। सर का कहना है, मेरा कहना है, मान लो जज साहब जो पढ़ाया था उसकी फीस तो बहुत कम थी, ये तो लाइफ में बन गया, ये खुद कह रहा था, उसके बदले में पैसे हैं, फ्री के नहीं है, वो टीचिंग के बदले में है, वो सफिशिएंट नहीं था जो पहले दिया था। जज साहब पैसे दिलवाओ। तो इंडिया के अंदर ये क्या है, इन इंडिया इट इज पास्ट कंसीडरेशन, ये इंडिया के अकॉर्डिंग पास्ट कंसीडरेशन है, वैलिड बाय लॉ है। तो ये कहो कि सुमित जो टीचर है कैन आस्क ₹50,000 फ्रॉम स्टूडेंट राकेश। बाय लॉ मैं राकेश से 50,000 रुपये मांग सकता हूं। ना करते वादा, ना करते, करके पंगा ले लिया। इसलिए किसी को भी इस तरह गिफ्ट विफ्ट देना हो तो पंगा ना लो, कल को मूड बदल गया तो दिक्कत हो जाएगी, देने पड़ेंगे। इसलिए सरप्राइज गिफ्ट दो। ये पंगा ले लिया, देना था चुप कर जाता, आप मूड बनता तो सरप्राइज गिफ्ट दे जाता, ना मूड बनता तो घर बैठा रहता, कह के तो उसने पंगा ले लिया। तो इंडिया में ये वैलिड है, दैट इज पास्ट कंसीडरेशन। बिल्कुल वैसी पेट ढूंढ के लाने पे इनाम नहीं था, फाइंडर पैसे नहीं ले सकता, लेकिन सामने वाले ने इनाम डिक्लेयर करके, काम तो उसने किया ही था, ढूंढ के लाया था। अब आपने इनाम डिक्लेयर कर दिया तो ये फ्री नहीं, इनाम लेके रहेगा वो फाइंडर। तो बिल्कुल इंडिया में ये वैलिड है। इन इंग्लैंड में होते तो नॉट वैलिड। इंग्लैंड में होते तो ये टीचर सुमित राकेश से पैसे नहीं मांग सकता था। समझ आया? दैट इज पास्ट कंसीडरेशन। बच्चे को पालने वाला भी पैसे ले सकता है, बच्चे को पाला बड़ा किया, वो जो खर्चा किया वो ले सकता है पास्ट में, बाय लॉ वैलिड है। बेसिक नेसेसिटी पे जो खर्च है वो बच्चे की और उसके परिवार की प्रॉपर्टी में से डिमांड किया जा सकता है अगर पेरेंट्स का पता लग जाए तो। ओके, एक रियल लाइफ का केस है। एक आदमी को किसी ने कहा क्या यार तू गवर्नमेंट जॉब करता है 20,000 रुपये महीने की, छोड़ क्या मेरी फैक्ट्री में आ काम कर, 30,000 पर मंथ दूंगा, छोड़ दे जॉब। किसी कृष्ण ने राम को कहा है, राम ने कृष्ण के कहने से जॉब छोड़ दी और वो किसके पास आ गया, कृष्ण के पास। बहाने बना के कृष्ण रिफ्यूज कर देता कि मैं नहीं तुझे 30 देता, ना मैं रखता। राम कृष्ण के कहने से जॉब छोड़ के आ गया। कृष्ण अब कहता है, रिफ्यूज करता है टू अपॉइंट हिम एज अ मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री और एट एनी अदर पोस्ट, तो इनकार करता है। तो क्या राम ने जो केस किया है वो लीगली वैलिड है? कोर्ट कहता है यस इट इज लीगली वैलिड, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पास्ट कंसीडरेशन। तुम्हारे कहने से जॉब छोड़ी तो उसको जॉब रखो, उसका दाना पानी बंद हो गया है, तो यू हैव टू पे द अमाउंट टू राम, देने पड़ेंगे। चलो उम्र भर नहीं तो उसे कुछ कंपनसेशन तो कोर्ट दिलवाएगा, तुम्हारे कहने से जॉब छोड़ी है। तो ऑल आर द एग्जांपल ऑफ पास्ट कंसीडरेशन, इंडिया में वैलिड है। यहां पे वो डॉग वाला एग्जांपल दिया है, मैंने आपको 2-3 और एग्जांपल दे दिए, टीचर वाला भी एग्जांपल दे दिया। ओके, प्रेजेंट फ्यूचर कंसीडरेशन बता दिया। नेक्स्ट, कंसीडरेशन मस्ट बी रियल। कंसीडरेशन क्या होना चाहिए? पॉइंट नंबर 4, कंसीडरेशन जो है मस्ट बी रियल नॉट इलूजरी। सर्टेन हो, कंफ्यूजन ना हो। इलूजरी होता है इनडेफिनेट, नॉन डेफिनेट, कंफ्यूजिंग, वेग।
अनसर्टेन, ऐसा ना हो। क्या हुआ, किसी को अप्रोक्स, एट लीस्ट, एट मोस्ट वर्ड लगा के अमाउंट बताना, नॉट वैलिड, नॉट अ वैलिड कंसीडरेशन, ये भी सही नहीं। जैसे मैंने कहा, राम विल यू परचेज माई कार फॉर एट लीस्ट 1 लाख। राम को मैंने कहा विल यू परचेज माई कार फॉर एट लीस्ट ₹1 लाख, 1 लाख कम से कम में खरीदोगे? राम कहता है यस आई विल बाय इट। डेट ड्यू डेट पे, वो जो डेट फाइनल हुई थी, ₹1,00,000 लेके आ गया राम। मुझे कहता लो सुमित ₹1,00,000 लो, गाड़ी दो। मैंने कहा लाओ 2.5 लाख दो। कहता 2.5 लाख क्यों, आपने तो लाख का। मैंने कहा ध्यान से नहीं सुना, मैंने कहा था, या लिखा हुआ साइन है, मैंने कहा था फॉर एट लीस्ट 1 लाख। मैंने कहा था कम से कम 1 लाख मिलोगे, एट मोस्ट थोड़ी कहा था, एट लीस्ट कहा था। कम से कम 1 लाख, ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। तो मेरा मूड 2.5 लाख का है, लाओ 2.5 लाख। तो वही बात है ना, लड़ाई की बात है, कंफ्यूजन क्रिएट। एट लीस्ट, एट मोस्ट, अप्रोक्सीमेट, इस तरह की वर्डिंग, अबाउट, अराउंड, ऐसे वर्ड नहीं लगाने चाहिए। अबाउट 1 लाख, अराउंड 1 लाख, ये अनसर्टेन वर्ड है, कंफ्यूजन हो जाएगी, लड़ाई होगी। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं जिनमें कंसीडरेशन ही फाइनल नहीं। एक बंदे ने यू कहा, कहता विल यू परचेज माई कार, मैंने राम को कहा, राम कहता है कितने में? मैंने कहा फॉर द अमाउंट विच यू कैन पे, फॉर द अमाउंट विच यू कैन पे, तो जो तुम दे पाओ उतने में। ये क्या बात हुई? फॉर द अमाउंट विच यू कैन पे, जो तुम दे सकते हो। अब दे सकते को क्या, उसके पास तो करोड़ों रुपए है। वही बात, वो कहता ठीक है फिर ले, हो गया डन। फिर तो क्या मांगो आप, तो उसके बाद घड़ी मांग लोगे उसका। तो ये कंफ्यूजन है, इसमें कंसीडरेशन फाइनल नहीं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं। किसी को ये कहना विल यू परचेज माई बाइक फॉर समथिंग, फॉर समथिंग से क्या मतलब है, समथिंग वाला नहीं चलेगा। कंसीडरेशन क्या होना चाहिए, डेफिनेट, रियल। किसी को कहना मैजिक से मैजिक से ये चीज ला दूंगा, तो पता है मैजिक कुछ नहीं होता, मैजिक से कुछ बनाना नहीं पॉसिबल, या डेड को जिंदा कर दूं, ये सब इल्यूजरी है, कंफ्यूजिंग है। इस तरह के कंसीडरेशन नहीं होने चाहिए। कंसीडरेशन हमेशा क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ओके, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, 5th, 2nd पेज पे, सॉरी 3rd पेज पे, कंसीडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट या सफिशिएंट। आपकी चीज है, आप किसी को सस्ते में बेचने का वादा कर बैठे, तो क्या वो वादा वैलिड है? वैलिड है। लोग कहता है कंसीडरेशन कम ज्यादा का कोई बहाना नहीं चलेगा। राम ने अ फ्रेंड, शाम को, राम का दोस्त शाम है, थोड़ा फाइनेंशियली वीक है, चलो मैं यहां करता हूं कृष्ण, और ये फ्रेंड का नाम रख देता हूं सुदामा। क्या हुआ, कृष्ण ने अपने दोस्त सुदामा को हेल्प करने के लिए वादा कर दिया। बेचारा सुदामा साइकिल पे जाता है, गर्मी के दिन है। कृष्ण ने कहा कि सुदामा को सीधा बाइक लेके दूंगा, तो सुदामा बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी है, वो कहेगा ना नहीं लूंगा। तो इसने क्या किया, कृष्ण ने सुदामा को बातों बातों में कहा यार बाइक ले ले यार, सस्ती मिल रही है, पुरानी बाइक है, मेरी बाइक ले ले। तो इसने अपनी बाइक हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू 50,000, बाइक ऑफर फॉर ₹10,000, 10,000 में सुदामा को कहा। कृष्ण ने बातों बातों में यार 10,000 में बिक रही है मेरी बाइक, तू ले ले, मैं तेरे को दे दूंगा। सुदामा ने कहा सिर्फ 10,000 में? कृष्ण कहता हाँ। सुदामा ने कहा डन, और इसने क्या कर दिया, एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ बाइक एट ₹10,000। सुदामा ने एक्सेप्ट कर लिया, इसने वॉलंटरली ऑफर किया। ठीक है, कृष्ण हेल्प करना चाहता है दोस्त को, कोई बात नहीं, 10,000 में देने की बात कह दी। थोड़े दिन बाद सुदामा और कृष्ण का झगड़ा हो गया। थोड़े दिन बाद, आफ्टर सम डे,
आफ्टर सम टाइम बिफोर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बाइक देने की डेट से पहले देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा। कृष्ण और सुदामा का एक डिस्प्यूट हो गया परफॉर्मेंस की डेट के पहले। सो कृष्ण रिफ्यूज्ड टू गिव बाइक फॉर रुपीज 10,000, 10,000 में बाइक देने को, एज बाय सेइंग 10,000 इज नॉट एडिक्वेट कंसीडरेशन। सारा केस मैंने लिख दिया। अब क्या हुआ, इसने बाइक देनी थी 10,000 में, कोई प्रेशर नहीं कुछ नहीं, सुदामा ने कहा मैं ले लूंगा, तो कृष्ण हेल्प करना चाहता था, कहता दे दूंगा 10,000 में बाइक। थोड़े दिन बाद वो बाइक की जो डेट थी देने की, उससे पहले ही कृष्ण सुदामा का झगड़ा हुआ। कृष्ण को गुस्सा आता है कि मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूं और ये लड़ाई कर रहा है। कृष्ण रिफ्यूज टू प्रोवाइड बाइक फॉर 10,000 बाय सेइंग दैट 10,000 इज नॉट अ एडिक्वेट कंसीडरेशन ऑफ बाइक, सो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। क्योंकि ये पैसे पूरे नहीं इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं, मैं बाइक देने के लिए लायबल नहीं हूं। कोर्ट में गया केस, कोर्ट ने कहा कृष्ण को कि क्या इफ सुदामा हैज मेड एनी प्रेशर ऑन यू टू सेल बाइक एट रुपीज 10,000। कृष्ण से जज ने पूछा क्या तुम्हारी कंसेंट फ्री है, योर कंसेंट इज फ्री और नॉट, इफ सुदामा प्रेशराइज यू इन पास फॉर प्रोवाइडिंग बाइक फॉर 10,000। कृष्ण ने कहा नो, कृष्ण ने कहा नो, नो, कृष्ण ने कहा नहीं सर सुदामा क्या प्रेशर बनाएगा, कहना ना पर सर सोचो 50 की 10 में कैसे दे सकता हूं। जज ने कहा देनी पड़ेगी, कंसीडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। सुदामा, कोर्ट हेल्ड दैट कृष्ण हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, परफॉर्म हिज प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग बाइक एट रुपीज 10,000। कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने कहा कि तुझे 10,000 में बाइक देनी पड़ेगी। अगर कृष्ण ये प्रूव कर दे कोर्ट में कि माई कंसेंट इज नॉट फ्री, कंसेंट फ्री नहीं, मेरे पे फ्रॉड, मेरे पे कोर्शन, धमकी दी गई है, मॉरल प्रेशर, ऐसा कुछ प्रूव कर दे। अगर कृष्ण ये बात कहता है, नॉर्मल सी बात है, कहेगा ही बचने के लिए, बाइक देने से बचने के लिए, कृष्ण अगर ऐसी बात कहता है तो कोर्ट कैन इंक्वायर अबाउट द मैटर, कोर्ट इंक्वायरी करवा सकता है कि व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड द स्टोरी मेड बाय कृष्ण। तो क्या कृष्ण जो स्टोरी बता रहा है वो कन्विंसिंग है, उसमें क्या सच्चाई है, कोर्ट में इंक्वायर द मैटर। कोर्ट इंक्वायरी करवाएगा, सीधा नहीं इनकार करेगा। अगर इंक्वायरी करके कृष्ण की बात सही निकली कि उसे धमकाया गया है तो उस केस में कोर्ट इनकार कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकता है, इनवैलिड कह सकता है। अगर ये प्रूव नहीं हो पाता तो माना जाएगा कि कोई प्रेशर नहीं, कोई एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट नहीं, इसने दोस्ती के चक्कर में या जैसे भी हाँ की है तो यू हैव टू फॉलो योर प्रॉमिस, तुझे ये बाइक देनी पड़ेगी। कंसीडरेशन सफिशिएंट होना जरूरी नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल लें। क्या हुआ, टीचर ने स्टूडेंट पे प्रेशर, मतलब मोरल प्रेशर, टीचर ने स्टूडेंट को कहा रिस्ट वॉच बहुत बढ़िया है, कितने की लिया बेटा? स्टूडेंट कहता है सर 1000 की। टीचर कहता है 100 रुपये में मुझे देगा, 100 रुपीज में। स्टूडेंट प्रेशर में आ गया, कैसे ना करे, टीचर है, सर है, वो कहता है सर मैं कल दे दूंगा 100 में। क्या गया, कल को वो इनकार कर देता है, टीचर केस कर सकता है। केस कर दिया टीचर ने, क्या कोर्ट में केस टीचर जीतेगा? नहीं, क्योंकि टीचर स्टूडेंट के रिलेशन में कोर्ट मान के चलता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हैज बीन यूज्ड बाय द टीचर ओवर द स्टूडेंट, और ये मान के चलता है कि डोमिनेंट पार्टी टीचर, धार्मिक गुरु, पेरेंट्स, इनका
जो डोमिनेंट विल होता है दूसरी पार्टी पे, तो प्रेशर काम करता है, कोर्ट मान के चलता है। तो कोर्ट टीचर को कहता है तू प्रूव कर कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हैज नॉट बीन यूज्ड, मॉरल प्रेशर यूज नहीं हुआ, वरना हम तो मान के चलते हैं प्रेशर यूज हुआ है। तो टीचर कुछ नहीं प्रूव कर पाया, तो स्टूडेंट क्या कर सकता है, मर्जी है, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके पास ऑप्शन है वेदर टू सेंट इट, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, देना चाहता है वो तो, और रिसाइंड इट यानी रेपुडिएट कर दे, इनकार कर दे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो वो एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट का टॉपिक था। यहां पे अगर ऐसा कुछ प्रूव नहीं होता एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट का, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और देखना एक फिल्मी स्टोरी इसी के रिगार्डिंग, क्या हुआ, सपोज 20-25 साल पुराने ज़माने में चलते हैं, एटीएम पेटीएम और ये सब नहीं थे, क्रेडिट कार्ड वगैरह। एक पर्सन क्या है, किसी और शहर में जा रहा है, उसके साथ उसकी बुजुर्ग माँ है और वो बेटा जो है वो गाड़ी में किसी और शहर में गए। वहाँ क्या होता है, बारिश का मौसम है, फिल्मी स्टोरी जैसे, बारिश का मौसम है, रात का टाइम है। क्या होता है, उसकी मदर अचानक बीमार हो जाती है, हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर कहता है जी इनका तो इमरजेंसी ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो खतरा है जान का। तो उस बच्चे को कहते हैं यू हैव टू डिपॉजिट ₹1 लाख इमीडिएटली, 1 लाख रुपए जमा कराओ। वो देखता है 5-10 हज़ार से ज़्यादा पॉकेट में नहीं है, और कोई एटीएम या क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, फ़ोन वोन पे बात नहीं हो पा रही, रात का टाइम है, तो वो परेशान है। डॉक्टर कह रहा है जी हम तो पैसे एडवांस डिपॉजिट करेंगे तो ऑपरेट करेंगे। वो इधर उधर जाता है, किसी से हेल्प के लिए किसी सेठ जी से मिलता है, कोई ज्वेलर है उससे मिलता है, क्या सेठ जी मेरी गाड़ी लोगे? अब वो उसके पास और कुछ है ही नहीं बेचारे का, कहता गाड़ी खरीदोगे? सेठ जी कहते हैं जी मुझे नहीं चाहिए। क्या ले लो बहुत सस्ती दे दूंगा, मुझे पैसे की जरूरत है। सेठ जी कहते हैं कितने की? कहता साहब मैं कल आके आपको गाड़ी दे जाऊंगा ₹1 लाख में, मुझे ₹1 लाख दे दो, गाड़ी आपकी। सेठ जी को कह, सेठ जी सोचते हैं इतनी सस्ती कह रहा है, चलो ठीक है। उन्होंने ₹1 लाख दे दिए। वो कहते हैं जी गाड़ी मैं कल आके दे दूंगा, अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सेठ जी कहते हैं ठीक है। अगले दिन वो रिफ्यूज टू प्रोवाइड कार टू द सेठ जी, वो इनकार कर देता है। उसके पास पैसे कहीं और से आ गए। वो सेठ जी को कहता है अपने पैसे उठाओ ₹1 लाख, मैं गाड़ी नहीं देता। सेठ कहता है मैं गाड़ी लेके रहूंगा, तूने वादा तोड़ा है, गलत बात है, मैं लेके रहूंगा गाड़ी, मुझे लाख नहीं चाहिए। क्या कहते हैं, कोर्ट में केस चला गया। क्या वो सेठ गाड़ी ले सकता है ₹1 लाख में? यस, आंसर इज यस। कोई प्रेशर था क्या? सेठ ने कोई प्रेशर बनाया था उस पर? वॉलंटरली वो आया था, ऑफर कर रहा था, सेठ जी को सस्ती मिली, उन्होंने हाँ कर दी। कोई एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट नहीं, मजबूरी तुम्हारी होगी, पर कोई कॉर्शन, धमकी, कोई फ्रॉड, कोई इंडी इन्फ्लुएंस यूज हुआ है ना, कुछ भी यूज नहीं हुआ। तो वो सेठ जी गाड़ी ले सकते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। वो बंदा कहता है जज साहब ये 4-5 लाख वाली गाड़ी लाख में कैसे दे सकता हूं? जज साहब कहते हैं ये कोई चक्कर नहीं, कंसीडरेशन सफिशिएंट होना जरूरी नहीं है, कोई और वजह प्रेशर या कुछ तो प्रूव कर सकते हो तो बताओ। वो कहते नहीं, क्या बस ठीक है गाड़ी देनी पड़ेगी सेठ जी को, ₹1 लाख तुम ले चुके हो। सेठ पैसे लेने से इनकार कर रहा है, गाड़ी लेके जाना चाहता है तो ले सकता है। तो सेक्शन 25 का एक्सप्लेनेशन 2 है, ये सेक्शन 25 का एक्सप्लेनेशन 2 है। सेक्शन 25 है ना, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन का अभी बता रहा था, लव एंड अफेक्शन, गिफ्ट्स वगैरह, एजेंसी, टाइम बार्ड, प्रॉमिस, वो पढ़ेंगे अपन चैप्टर के लास्ट में। तो उसी सेक्शन 25 का सेकंड एक्सप्लेनेशन है जिसके अंदर ये नीड नॉट टू बी सफिशिएंट वाला क्लोज है। तो यह एग्जांपल भी दे रखा है, एक्स ने प्रॉमिस किया 6 लाख वाला घर 1 लाख में बेचने का, तो 1 का वादा कर दिया, कोई प्रेशर नहीं, तो ये पैसा 1 लाख में घर देना पड़ेगा। हाँ अगर प्रूव हो जाए कॉर्शन फ्रॉड यूज हुआ है तो आप बच सकते हो वो घर देने से 1 लाख रुपए में, अगर ये प्रूव कर देते हो, वरना देना पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें, यही घर का है, अनफेयर मीन प्रूव हो जाए तो बच सकते हो, नहीं तो देना पड़ेगा। ओके। थर्ड एग्जांपल में एक आदमी वॉलंटरली अपनी मोटरसाइकिल 2000 में ऑफर करता है बी को, बी एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इनएडिक्वेंसी नहीं चलेगी। हाँ मॉरल प्रेशर है तो बताओ, वरना नहीं चलेगी। कृष्ण सुदामा का भी एग्जांपल आ चुका है। नेक्स्ट 6 पॉइंट कहता है परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड, performance of what one is legally bound to perform, bound to perform।
कहता है परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, उस चीज का नो कंसीडरेशन कैन बी आस्क्ड, कोई कंसीडरेशन मांगा नहीं जा सकता। जिस काम के लिए आप लीगली बाउंड हो करने के लिए, उस काम का आप कंसीडरेशन नहीं मांग सकते। जैसे कि एक पुलिसमैन है, पुलिस की जॉब करता है, गवर्नमेंट से सैलरी लेता है, अगर वो किसी का कोई मान लो लॉस्ट बैग है, वो गिर गया है, उसमें कुछ वैल्यूएबल आइटम्स हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, पुलिस में कंप्लेंट करता है, तो पुलिसमैन उसको कहता है जी मुझे इनाम दोगे, मुझे पैसा दोगे ना, मैं ढूंढ दूं। वो कहता है ठीक है दे दूंगा। अब बैग ढूंढ दिया पुलिसमैन ने, तो क्या वो इनाम ले सकता है, अमाउंट मांग सकता है? नहीं, इनाम नहीं मांग सकता, क्योंकि उसकी ये ड्यूटी का पार्ट है, वो ऑफिशियल ड्यूटी पे है, उसका काम है क्रिमिनल को ढूंढना। आपकी शॉप पे चोरी होगी तो वो कहता है पुलिस वाला चोर पकड़ लूंगा तो 10,000 रुपये दोगे? तो वो दुकानदार कहता है जी दे दूंगा। चोर ढूंढने पे दुकानदार इनकार कर देता है पैसे देने से। क्या पुलिसमैन केस करके शॉपकीपर से पैसे ले सकता है? नहीं। इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड आउट द क्रिमिनल्स, और थीफ वगैरह कुछ उसको ढूंढने की ड्यूटी है। तुम तनख्वाह किस चीज की लेते हो? यू कांट आस्क कंसीडरेशन फ्रॉम द शॉपकीपर। सेम एक और एग्जांपल, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके टीचर ने बच्चों को अच्छा पढ़ाया, कोई ट्यूशन की जरूरत भी बच्चों को नहीं पड़ी, बहुत अच्छा टीच किया, और उनकी परफॉर्मेंस रिजल्ट आने पे बहुत ज़्यादा अच्छी है स्टूडेंट की। टीचर कहता है उनको कि लो मुझे क्या 5,000 रुपये दो, ट्यूशन्स वाले तो 10,000 रुपये मांगते थे, मुझे 5 दो, मैंने कहा था कि ट्यूशन की ज़रूरत नहीं, मैं अच्छा पढ़ा दूंगा, जो मर्जी दे देना। तो मैंने अच्छा पढ़ाया, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया, लाओ 10,000 रुपये की जगह मुझे 4,000 दे दो। सपोज वो मांग रहा है, क्या वो लीगली ले सकता है? नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट से सैलरी ले रहा है। इट्स द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टीचर टू टीच स्टूडेंट। उनका अच्छा रिजल्ट आने के लिए वो अच्छी टीचिंग करे, ये उसकी ड्यूटी है। वो पैसे लीगली नहीं ले सकता, फंस जाएगा मांगेगा तो, क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ा रहा है तो उसको सैलरी मिल रही है ना। स्टूडेंट से किस चीज़ के मांग सकता है? वो तो लीगली बाउंड है पढ़ाने के लिए। गली में सरकारी म्यूनसिपलिटी का स्वीपर आता है, आप उसको कह दो जी 500 रुपये तुझे मैं दे दूंगा, गली साफ कर दिया कर। अब वो साफ कर देता है, उसका तो काम ही था, थोड़ा अच्छे से कर देता है आपके दुकान के बाहर। अब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मंथ वो 500 मांगे तो आप ना दें तो क्या वो लीगली ले सकता है? नहीं, लीगली नहीं। कोर्ट में जाके कह सकता है 500 रुपये दो? नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी ड्यूटी है साफ सफाई करना। लेकिन आप पंगा ना लो, वो पता है क्या करेगा, कल को गंदगी वहीं आके फेंक दिया करेगा। तो इसलिए ऐसा पंगा ना लो। मैं तो लो बता रहा हूँ, लीगली वो नहीं ले सकता, क्योंकि ये काम करने के लिए वो लीगली बाउंड है, इसका कंसीडरेशन नहीं मांग सकता। ओके, 7th एंड लास्ट पॉइंट इसी में, कंसीडरेशन लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं। वो तो है ही है, कंसीडरेशन हमेशा 7th पॉइंट कहता है लीगल कंसीडरेशन हो, इलीगल ना हो। किसी को कहना कि उसका मर्डर कर दो, आई विल पे यू ₹2 लाख, तो ये गलत है। मर्डर करना, उसके लिए कंसीडरेशन, इधर पैसा लेना, दोनों ही कंसीडरेशन गलत है। मर्डर के बदले में पैसा लेना, पेपर में चीटिंग करवा देना, आई विल पे यू ₹1 लाख, तो ये इलीगल पर्पस का इलीगल कंसीडरेशन है। तो कंसीडरेशन हमेशा लीगल होना चाहिए। तो ये तो दोनों एंगल से गलत है, ऑब्जेक्ट भी गलत है, लॉफुल नहीं, और बदले में जो आ रहा है वो गलत है। ठीक है, तो ये वैलिड नहीं। मैंने किसी को टीच किया, वो मुझे बदले में अफीम ला के देने की बात कर रहा है, ओपियम या पोपी हस्क यानी नार्कोटिक्स, नशा। गलत है, टीच करना तो ठीक, पर बदले में नशा ला के देना गलत है, ये प्रोहिबिटेड आइटम है। तो कंसीडरेशन क्या होना चाहिए? लीगल। और कंसीडरेशन इम्पॉसिबल चीजों का नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल चीजों का कंसीडरेशन मजाक है, बेकार है, क्योंकि ये वैलिड ही नहीं है ना। एलिमेंट जो सेक्शन 10 में थे फॉर द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो जो इवेंट है जिसका कॉन्ट्रैक्ट है वो
पॉसिबल इवेंट का हो, तारे तोड़ के ला दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मरे हुए को जिंदा कर दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, उड़ के दिखा दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करवा दो मैं पैसे दूंगा, बेकार है, कभी हो ही नहीं सकता, तो कंसीडरेशन दिया ही नहीं जा सकता क्योंकि ये वैलिड नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अनसर्टेन ना हो, अनसर्टेन कंसीडरेशन ना हो, बल्कि क्या हो, सर्टेन, यानी सर्टेन कंसीडरेशन होना चाहिए। अराउंड बुक किया था ना, अराउंड अप्रोक्स ना हो, या आई विल गिव यू कार फॉर समथिंग, समथिंग का क्या मीनिंग है, तो ये कंसीडरेशन क्या होना चाहिए, सर्टेन, ना कि अनसर्टेन। और इमोरल ना हो, इमोरल कंसीडरेशन गलत है, इमोरल कंसीडरेशन गलत है। कंसीडरेशन क्या होना चाहिए, मोरालिटी ग्राउंड पे सही होना चाहिए। क्या हुआ, इमोरल का एग्जांपल लेता हूं, सपोज यहां इमोरल कंसीडरेशन, इमोरल कंसीडरेशन, इसका एग्जांपल क्या हुआ, एक्स और मिसिज एक्स ने अपना बेटा राम और मिसिज राम को क्या कर दिया, अडॉप्ट करवा दिया, अडॉप्टेड। अपना बेटा राम मिसिज राम को दे दिया, बेचारों का बच्चा नहीं, और इनके पहले 3-4 हैं, एक्स और मिसिज एक्स, इनके पास पालने के लिए पैसा नहीं, खिलाने को नहीं, तो ये कहते हैं कि अपना बच्चा हमें दे दो। एक्स और मिसिज एक्स ने कहा कि हम अपना बच्चा राम और मिसिज राम को दे देते हैं, बदले में क्या होगा, ये देखो, ये बच्चा गया, कंसीडरेशन के बदले, ये इमोरल कंसीडरेशन, ये बच्चा गया और ये मंथली क्या दे रहे हैं, मंथली पेमेंट इन कंसीडरेशन इन रिटर्न, भी तुम बच्चा ले लो, हर महीने बदले में हमें इतने दे देना। ये तो बच्चों की सेल होगी, भी तुम बच्चा ले लो, हर महीने एक तरह से मुझे पैसा दे देना, ये तो बच्चे की सेल हो रही है, बच्चा बेचा जा रहा है, गलत है, ये इमोरल है, सोसाइटी के नाम पे कलंक है, ऐसी चीजें पकड़े जाओगे अगर करोगे, इलीगल भी है और ये इमोरल है मोरालिटी ग्राउंड पे। अब ये कहते हैं जी हम तो हेल्प कर रहे हैं गरीब की, नहीं, गरीब पैसे के लालच में कल को पता लगा और बच्चे भी देगा किसी को, बच्चे तो कमाने का सोर्स हो गए, गलत, ब्लैकमेलिंग और करेगा, कल को और ज्यादा मांगेगा, गलत है ये सोसाइटी के लिए कि बच्चे को देके उसके मंथली पैसे मांगना। फिर तो बिजनेस हो गया कि सामने वाले को ये कहो कि जी ये देख लो, ये कमजोर है, इसके 8,000 रुपये महीना देना, ये थोड़ी अच्छी सेहत का है, इसके 12,000 रुपये दे देना, समान ही हो गया ये तो बच्चा, गलत है, ये इमोरल है। कंसीडरेशन मोरालिटी ग्राउंड पे सही होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए। तो ये चैप्टर जो है इसमें नेक्स्ट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके एक्सेप्शन, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन, ये नेक्स्ट क्लास में आप करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड बाय यू। थैंक यू वेरी मच।